ये शो कोरियन हॉरर का वन ऑफ द बेस्ट शो है जिसका नाम है लाइट शॉप। कहानी की शुरुआत एक लेडी से होती है जिसका नाम जियांग है, जो एक लाइट शॉप को देखती है लेकिन फिर चली जाती है। इसके बाद हम एक आदमी हियन मिन को देखते हैं जो काम से लौटते हुए बस में बैठा होता है। जब वो बस से उतरता है तो उसे एक लेडी बेंच पर बैठी हुई दिखती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर चला जाता है। अगले दिन हियन मिन फिर से काम से लौटते हुए उसी लेडी को बेंच पर बैठी हुई पाता है। इस बार वो उसके हाथों से निकलने वाली आवाज सुनता है, लेकिन फिर भी उसे नजरअंदाज कर चला जाता है। अगले दिन हियन मिन खुद को रोक नहीं पाता और उस लेडी से बात करता है। वो उससे पूछता है कि वो वहां क्यों बैठी है, तो लेडी शियंग कहती है कि वो किसी का इंतजार कर रही है। हियन मिन उसे बताता है कि आखिरी बस तो जा चुकी है और पूछता है कि क्या वो प्राइवेट व्हीकल का इंतजार कर रही है, लेकिन शियंग कहती है कि यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है। हियन मिन उसे मदद के लिए पूछता है, लेकिन जियांग उसका जवाब नहीं देती और पूछती है कि क्या हियन मिन उसे जानता है। हियन मिन उसकी ये बात समझ नहीं पाता और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब बारिश हो रही होती है और हियन मिन काम से लौटते हुए वही लेडी बेंच पर बैठी पाता है, तो वो उसे अपनी छतरी देता है ताकि वो बारिश से बच सके। लेकिन जियांग फिर से पूछती है कि क्या वो उसे जानता है। हियन मिन कंफ्यूज होते हुए बताता है कि वो दोनों कल ही तो मिले थे। जियांग फिर पूछती है कि क्या वो दोनों कल फिर मिलेंगे, और यह सुनकर हियन मिन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो जियांग से कहता है कि छतरी रख ले और वो पास ही में रहता है तो चलकर घर चला जाएगा। उसके बाद जियांग को ठंडी लगती है और वो हियन मिन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ उसके घर चल सकती है। हियन मिन थोड़ी देर के लिए संकोच करता है, लेकिन फिर वो उसे अपने घर ले जाने के लिए अग्री हो जाता है। वो दोनों जब उसके घर पहुंचते हैं तो हियन मिन जियांग से कहता है कि तुम्हारा बैग मैं पकड़ लेता हूं, लेकिन जियांग मना कर देती है। फिर हियन मिन उससे कहता है कि तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देता हूं, लेकिन जियांग इसके लिए भी मना कर देती है। फिर वो दोनों लिफ्ट से निकलकर अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं और फिर घर में जाते हैं। जब हियन मिन लाइट्स को चालू करने जा रहा होता है, तभी जियांग उसे रोक देती है और लाइट्स बंद ही रहने देने के लिए कहती है और अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम एक आदमी को अस्पताल में जाते हुए देखते हैं, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाता। कैमरा अस्पताल के स्टाफ पर शिफ्ट होता है। हेड नर्स जॉनजू काम कर रही होती है, जबकि जूनियर नर्सें उसकी तारीफ करती है और कहती है कि आप बहुत काम करती हो, थक जाती हो, आपको हमारे साथ खाना खाना चाहिए। हेड नर्स मना कर देती है और कहती है कि किसी को तो यहाँ के मरीजों की मशीनों की निगरानी करनी पड़ेगी। तभी एक नर्स युंगी कहती है कि मैं ये सब देख लूंगी, आप बाकी नर्सों के साथ खाना खा लो, और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जब वहां युंगी अकेली थी तो एक आदमी आता है। युंगी उससे कहती है कि उसे यहां नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ स्टाफ को ही यहां रहने की परमिशन है। आदमी वहां चारों तरफ देखता है लेकिन जवाब नहीं देता। युंगी को लगता है कि शायद वो उसे सुन नहीं सकता, तो वो साइन लैंग्वेज का यूज करके उससे बात करती है। तभी वो आदमी पूछता है कि मुर्दा घर कहाँ है, लेकिन तभी अचानक एक मशीन की आवाज सुनाई देती है और एक मरीज की हालत बिगड़ने लगती है। युंगी तुरंत सभी नर्सों को कॉल करती है और वे मिलकर मरीज को स्टेबल करते हैं। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने उस मशीन के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को एक घर में बर्फीली ठंड से कांपते हुए देखते हैं। वो ठंड से तो परेशान था ही, साथ ही घर के बाहर लगातार भौंकते हुए कुत्तों से परेशान हो रहा था। वो कुत्तों पर गुस्से से चिल्लाता है, फिर वापस अपने बेड पर आ जाता है। फिर हम एक और आदमी वांग यंग को लाइट शॉप में लाइट बल्ब देखता हुआ पाते हैं। ये शॉप उसी की थी। तभी एक आदमी अंदर आता है। वांग यंग उस आदमी से उस शॉप पर आने का पर्पस पूछता है। तब वो आदमी कहता है कि उसे एक बल्ब चाहिए। वांग यंग उसे बल्ब देता है और वो आदमी चला जाता है। फिर वांग यंग एक डायरी निकालता है जिसमें उसने कुछ नाम लिखे थे। इसके बाद हम युंगी को कंप्यूटर पर काम करते हुए देखते हैं। वो कंप्यूटर में कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वही आदमी जो हॉस्पिटल में आया था वो शॉप में आता है। वांग यंग फिर उससे भी उस शॉप पर आने का पर्पस पूछता है, लेकिन आदमी जवाब नहीं देता और वो उस शॉप को ऐसे देखता है जैसे कि कुछ खोज रहा हो। फिर वो शॉप से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट हम एक स्कूल देखते हैं जहां एक लड़की खेल के मैदान में है।
इस बीच एक लेडी लाइट शॉप में प्रवेश करती है और एक बल्ब मांगती है। वान यंग उसे एक बल्ब देता है और लेडी पूछती है कि यह शॉप इतनी तेज लाइट से रोशन क्यों है। वान यंग कहता है कि दिन के समय इस शॉप पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन रात को ये लाइट्स के कारण बहुत तेज रोशन होती है। फिर लेडी पूछती है कि क्या शॉप देर तक खुली रहती है। वान यंग इस बात पर हामी भरता है और लेडी वहां से निकल जाती है। स्कूल में वो लड़की जो मैदान में खड़ी थी, उसका नाम था हायु। वो क्लास में बैठी थी और खेल के मैदान में खेल रही लड़की को देखकर हाथ हिलाती है। जल्दी ही बाकी स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं और टीचर अटेंडेंस लेना शुरू करती है। उस लाइट शॉप में वही आदमी आता है जिसे बहुत ठंड लग रही थी। वो भी शॉप की तेज रोशनी के बारे बोलता है। वो बताता है कि जहां से वो आया है वहां बहुत ठंड है। उसके बाद वो शॉप के अंदर जाता है और एक बल्ब को छूने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बल्ब को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, वांग के चश्मे का रंग बदल जाता है और वान यंग उसे बल्ब को छूने से रोकता है। वो आदमी परेशान होकर शिकायत करता है कि एक कुत्ता लगातार भौंक रहा है। वान यंग कहता है कि उसे कोई कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन आदमी इस बात पर जोर देता है कि वो कुत्ते को ढूंढेगा और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वान यंग बल्ब को ध्यान से देखता है जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो। इसी बीच बाहर भारी बारिश शुरू हो जाती है। स्कूल में तूफान और बिजली के कड़कने से स्टूडेंट्स डर जाते हैं। उनमें से एक लड़की एक मिस्टीरियस लड़की के बारे में एक कहानी सुनाती है जिसे कुछ लोगों ने देखा था, लेकिन वो कौन है ये कोई नहीं जानता। एक दूसरी स्टूडेंट उसे रोकती है और कहती है कि वो भूतिया कहानियां सुनाना बंद करे। तब वो लड़की बताती है कि हर क्लास में एक खाली सीट होती है और वो एक खाली डेस्क की ओर इशारा करती है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। हालांकि कोई उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। लाइट शॉप में एक और कस्टमर आती है, एक लेडी जिसका नाम है हवान, जो पूरी तरह से बारिश से भीग चुकी थी। वान यंग उससे पूछता है, आप यहाँ किस लिए आई है? लेकिन लेडी जवाब नहीं देती और बल्ब को छूने की कोशिश करती है, लेकिन वान यंग अपने चश्मे को पकड़कर उसे बल्ब छूने से रोकता है। लेडी थोड़ा हिचकिचाती है और शॉप से चली जाती है। बाहर स्कूल के पास चारों लड़कियां बारिश में घर जा रही होती है। उनमें से एक गली की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वहां से अजीब आवाजें आती है और अजीब सी चीजें दिखती है। हाइन कहती है कि उसे अपनी माँ के लिए कुछ खरीदना है और ये बोलकर वो गली की ओर चली जाती है और बाकी लड़कियां वहां से अपने अपने घर चली जाती है। हायु गली से गुजरते हुए रुकती है और पीछे से कदमों की आवाज सुनती है। मुड़कर देखती है तो कुछ ऐसा देखती है जिससे वो डर जाती है और दौड़ने लगती है। वो आखिरकार लाइट शॉप पहुंच जाती है और वान यंग उसका वेलकम करता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि हायु वहां आने वाली है। वान यंग हायु से पूछता है कि क्या वो अपनी माँ के लिए बल्ब खरीदने आई है। हायु हाँ में जवाब देती है। फिर वान यंग उसे कैंडी देता है और उसका रैपर भी निकाल कर देता है। हायु उसे पूछती है कि क्या वो अभी भी उसे छोटी बच्ची समझता है, तो वान यंग कहता है कि हाँ, वो अब भी उसे छोटी बच्ची ही मानता है, खासकर क्योंकि वो लाके पहनती है जो छोटे बच्चों को पहनाया जाता है। हायु बताती है कि यह लॉकेट उसके पिता ने उसे दिया था और यह उसे अपने पिता की याद दिलाता है। वो बताती है कि उसके पिता विदेश में काम करते हैं और वो बहुत टाइम तक अपने पिता से नहीं मिल पाती। वान यंग उसे पैम्पर करते हुए कहता है कि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें उस पर गर्व होगा। हायु फिर वान यंग से उसकी उम्र पूछती है, लेकिन वो इस बात का साफ साफ जवाब नहीं देता। हायु फिर पूछती है कि वो शॉप के अंदर क्यों सनग्लासेस पहनता है, तो वो बताता है कि यहाँ लाइट्स की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, इस कारण। हायु फिर कहती है कि उसे रोशनी कम करनी चाहिए, लेकिन वान यंग कहता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि यह एक लाइट शॉप है। हायु देखती है कि वान यंग बहुत ज्यादा कॉफी पीता है और पूछती है कि वो शॉप कितनी देर तक खोलता है। वान यंग उसे बताता है कि शॉप सुबह सूरज निकलने तक खुली रहती है। हायु यह सुनकर रिलैक्स महसूस करती है क्योंकि उसे रात में गली से गुजरते हुए डर लगता है। हायु फिर बताती है कि इलाके में एक भूत है और उसने उसे देखा है। वान यंग चौंकता है और उससे इसके बारे में और पूछता है। हायु बताती है कि उसने ठीक से नहीं देखा, लेकिन उसे यकीन है कि वहां कोई था। वान यंग उसे ये बताता है कि तुम्हारे अंदर एक खास पावर है, ऐसी चीजें देखने की पावर जो दूसरे नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। वो बताता है कि दो तरह के लोग होते हैं, नॉर्मल लोग और स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स वो जो हमारे जैसे दिखते तो है लेकिन हमारे जैसे होते नहीं। जब हायु पूछती है कि उन्हें कैसे पहचाना जाए, तो वान यंग कहता है कि यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। कुछ स्ट्रेंजर्स में छोटे छोटे अजीब हिंट्स हो सकते हैं, डरते हुए
हायु पूछती है कि अगर वो ऐसे स्ट्रेंजर से मिले तो उसे क्या करना चाहिए। वान यंग सलाह देता है कि उसे उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए जैसे कि कुछ भी अजीब नहीं है और उन्हें नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करना चाहिए। वो इस बात पर जोर देता है कि उसे उनका रास्ता नहीं काटना चाहिए और नहीं उनका ध्यान अपने तरफ खींचना चाहिए। इसी बीच हम मिरर में वांग का रिफ्लेक्शन देखते हैं जिसमें वो अपनी नॉर्मल नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी के जैसा दिखाई दे रहा था। वान यंग टाइम देखकर हायु से कहता है कि उसे अब घर जाना चाहिए क्योंकि देर हो चुकी है। वो उसे डरावनी कहानियां सुनाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन हायु उसे यह कहते हुए तसल्ली देती है कि उसे कहानी पसंद आई। वो जाने की तैयारी करती है और वान यंग उसे एक गिफ्ट देता है, एक छोटी सी टॉर्च। हायु उसे थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वान यंग उस कैंडी के रैपर को एक बॉक्स में रखता है जहां पहले से कई ऐसे रैपर्स रखे हुए होते हैं। सीन चेंज होता है और हम जियांग को हियन मिन के अपार्टमेंट में देखते हैं। तभी हियन मिन उसे एक टॉवेल लाकर देता है। जियांग अपना चेहरा पोंछती है और टॉवेल वापस कर देती है, लेकिन हियन मिन को कुछ अजीब लगता है और वो डर जाता है। वो बाथरूम में जाता है और वहां वो देखता है कि जियांग की उंगलियां पीछे की ओर मुड़ी हुई है। उसे याद आता है कि उसने बेंच पर बैठे हुए जियांग के पास से अजीब आवाजें सुनी थी, वो उसके हाथ की थी। जब हियन मिन बाहर आता है तो जियांग अपना सूटकेस गिरा देती है जिसमें कई वेपन्स होते हैं। वो एक हथियार उठाती है और सीन चेंज हो जाता है। इस बीच आयु अपनी अपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है और वो देखती है कि जियांग एक अपार्टमेंट से सूटकेस के साथ बाहर आ रही है। हायु उसे हेलो कहती है और जियांग बगैर कुछ कहे गुजर जाती है। फिर हम देखते हैं कि सूटकेस से खून टपक रहा है और जियांग चौंक जाती है कि हायु भी उसे देख सकती है। एपिसोड इसी इंटेंस सीन के साथ खत्म होता है। लाइट शॉप के दूसरे एपिसोड की शुरुआत एक लड़की सेन हे से होती है जो किराए पर लेने के लिए एक घर देख रही है। मकान मालिक उसे घर का टूर करवा रहा है, घर की तारीफ कर रहा है और समझा रहा है कि यह घर उसके लिए कितना यूजफुल है। सेन हे हालांकि घर और उसके आसपास के इलाके के बारे में लगातार सवाल पूछती है, लेकिन मकान मालिक जल्दी से उसे घर लेने और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना रहा होता है। इसके बावजूद सेन हे घर को अच्छे से चेक करती है। मकान मालिक उसे यह आश्वासन देता है कि अगर उसे यह घर पसंद नहीं आता तो वह उसे दूसरा अपार्टमेंट भी दिखा सकता है। हालांकि सेन हे अंत में शांति से रहने के लिए यही घर लेने का फाइनल करती है। जब सेन हे मकान मालिक से पूछती है कि क्या यह जगह सच में पीसफुल है, तो वह कहता है कि हाँ, यहां कोई और नहीं रहता, जिसके कारण यहां बहुत शांति रहती है। जब सेन हे घर के एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वो खुलता नहीं। मकान मालिक उसे समझाता है कि उस कमरे में रेनोवेशन चल रहा है और उसे उस रूम न खोलने की सलाह देता है। इसी वजह से वो यह घर थोड़ी कम कीमत में दे रहा है। आखिर में सेन हे घर ले लेती है और अपना सामान वहां शिफ्ट कर देती है। वह घर को अच्छी तरह से साफ करती है और अपनी के अकॉर्डिंग चीजें डेकोरेट करती है। वो दीवार पर एक आईना भी लटकाती है। इस बीच उसे वह दरवाजा याद आता है जो पहले अजीब लगा था और वो उस दरवाजे को कपड़े से ढक देती है। इसी दौरान हम एक लड़के जियोंग को सड़क पर चलते हुए देखते हैं जो एक गाना गा रहा है। वह घबराया हुआ लग रहा है, जैसे कि उस गली से गुजरने से डर रहा हो। अचानक उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है और वह घबराकर तेजी से चलने लगता है, गाना गाते हुए। अंत में वह दौड़ने लगता है। घर में सेन हे अपने काम में व्यस्त है। जब उसे जियोंग की आवाज सुनाई देती है तो वह सोचती है कि यह जगह उतनी शांत नहीं है जितना मकान मालिक बोल रहा था। जियोंग अंत में लाइट शॉप पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने बिना ही चला जाता है। इसके बाद सेन हे घर में काम करते करते ही सो जाती है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और एक शैडो दिखाई देती है जो उसे देख रही थी और बल्ब शैटर करने लगता है। फिर अगले सीन में जियोंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ दिखता है। वो गली से जाने में बहुत डर रहा था, इसलिए भी क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सेन हे का घर में भी बिजली जाने से अंधेरा हो जाता है। वो लाइट्स ऑन करने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं हो पाता। उसे लगता है शायद ये घर पुराना है, इसलिए लाइट जाने की प्रॉब्लम है। और फिर से हम उस शैडो को देखते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि उस घर में कुछ तो सही नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और हम एक डॉक्टर को पेशेंट का इलाज करते हुए देखते हैं जो कहता है कि पेशेंट की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और उसे लाइलाज समझते हुए उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के बारे में सोच रहे हैं। इस बीच एक अन्य पेशेंट जो कोमा में है वह बड़बड़ा रहा होता है, जैसे किसी से बात कर रहा हो और यह पूछ रहा हो कि तुम कौन हो, यहां से बाहर जाओ। हेड नर्स इस बात को नोटिस करती है और कहती है
कि यह आदमी शराबी है और दूसरे मरीजों को परेशान करता है। डॉक्टर भी इस बात से अग्री करते हुए कहते हैं कि यह दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। हेड नर्स डॉक्टर को बताती है कि पेशेंट के गार्डियंस बाहर आए हैं। डॉक्टर और स्टाफ गार्डियन से मिलने जाते हैं। डॉक्टर परिवार को बताता है कि वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब पेशेंट की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। यह सुनकर परिवार का एक मेंबर टूट कर रोने लगती है और पूछती है कि आखिर यह हॉस्पिटल होने का कोई मतलब ही नहीं जब किसी को बचा न सको। फिर वह रोते हुए गिर जाती है। सेनहे अपने कमरे में थी। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज करती है और अपने काम में लगी रहती है। इसी बीच जियोंग घबराया हुआ गली में गाना गाता हुआ जा रहा होता है और अचानक वो किसी को देखता है। यह हायू ही है। घर में सेनहे जियोंग के गाने से परेशान हो जाती है और जब घर की बिजली फिर से चली जाती है तो वह यह महसूस करती है कि उस रूम से अजीब रोशनी आ रही है जिसे उसने कपड़े से ढक दिया था। वहां क्या है? इस जिज्ञासा से वह उस रूम का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। अगले सीन में हम यंग जी को देखते हैं जो उस पेशेंट के परिवार की बात सुनकर दुखी है और बाथरूम में जाकर बैठ जाती है। उसे अचानक कदमों की आवाज सुनाई देती है और दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लेडी जो खुद को एक पेशेंट की गार्डियन बताती है पूछती है कि जब पेशेंट बेहोश हो तो उसकी इच्छा शक्ति कैसे निर्धारित होती है। यंग जी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करती है जब वह एक दुर्घटना में घायल हो गई थी और उसे भी नहीं पता चला था कि उसने कैसे अपना मनोबल जुटाया। वह बताती है कि उसकी मां ने उसके लिए प्रार्थना की थी जो उसके ठीक होने में बहुत मददगार साबित हुई। लेडी जिसका नाम हाईवोन है आक्रोश में आकर दरवाजे पर जोर से पीटने लगती है और यह चिल्लाती है कि उन्हें उसके प्रियजन को बचाना ही होगा। अचानक उसका शोर बढ़ जाता है और वह चीखने लगती है। यंग जी घबराकर आसपास देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वो तुरंत बाथरूम से बाहर निकल कर चली जाती है। सीन फिर से सेनहे पर शिफ्ट होता है जो उस कमरे में जाती है जहां बस एक बल्ब जल रहा होता है। वह उसे बंद करती है, फिर बाहर जाकर खिड़की खोलती है जहां वो जियोंग को फिर से गाना गाते हुए सुनती है और गुस्से में उसको डांटती है जिससे वह घबराकर भाग जाता है। सेनहे दरवाजा बंद करके फिर से कमरे में वापस जाती है, लेकिन बल्ब खुद ही फिर से जल जाता है। कहानी फिर उस स्कूल में जाती है जहां क्लास खत्म हो रही होती है और स्टूडेंट्स घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की सो रही होती है। बाकी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उन्हें उसे जगाना चाहिए या नहीं, लेकिन बिना उसे जगाए चले जाते हैं। हायू उस लड़की को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठ पाती। अंत में हायू उसे गुड बाय बोलकर वही छोड़कर घर जाती है और बारिश में एक छोटी सी टॉर्च जलाकर रास्ता देखती है। रास्ते में उसे हाईवॉन मिलती है। हायू उससे छाता शेयर करके मदद करने के लिए पूछती है। हाईवॉन हायू से कुछ सवाल करती है जैसे कि वो कहाँ रहती है और कहाँ जा रही है, और फिर दोनों साथ चलते हैं। हायू को महसूस होता है कि हाईवॉन के बाल तेजी से बढ़ रहे हैं और उसकी हाइट भी तेजी से बढ़ने लगती है। हायू डर जाती है, लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज करती है क्योंकि उसे वांग यंग की वो बात याद रहती है कि कोई भी स्ट्रेंज हरकत पर रिएक्ट नहीं करना है, और जल्दी से घर जाने का बहाना करती है। हाईवॉन उसका पीछा करने लगती है और हायू डरकर पास के लाइट शॉप में भाग जाती है। हायू के चीखने की आवाज सुनकर वांग यंग बाहर आता है और उसकी मदद करता है और उसे उसकी मां के पास जाने की सलाह देता है। हायू वहां से चली जाती है। उसके बाद वांग यंग जैसे ही अपना चश्मा उतारकर हाई वैंग को देखता है वो वहां से चली जाती है। उसी समय वो स्कूल वाली लड़की की नींद खुलती है और वो सोचती है उसके दोस्त उसके लिए नहीं रुके। तभी वो नोटिस करती है कि वहां उसके पास में ही एक और लड़की बैठी है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा। अगले सीन में सेनहे अपने घर में सो रही होती है जब अचानक खून की कुछ बूंदें गिरने लगती है जिससे वह जाग जाती है। वहीं जियोंग उस गली में किसी से टकराते हुए दिखता है, लेकिन दोनों टकराने से बच जाते हैं। ये वही लड़की है जो फर्स्ट एपिसोड में बस स्टैंड पर थी जिसका नाम जियांग था। जियोंग माफी मांगता है और बताता है कि यहाँ इस गली में ज्यादा लोग नहीं आते। जियांग जियोंग से पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है और वह जवाब देता है कि वह एक लाइट शॉप जा रहा है। वो बताता है कि अगर वो लाइट शॉप पहुंच गया तो वो अपने घर जा पाएगा। वो जियांग से पूछता है कि क्या वो उसके साथ वहां तक चलेगी, और फिर वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। वो जियोंग से पूछती है कि क्या वो अकेला है, जिस पर जियोंग हाँ में जवाब देता है। घर में सेनहे अपनी लाइट्स चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वे नहीं जलती। वह शॉवर लेती है और शैम्पू करते समय उसके बालों पर कुछ ज्यादा बाल फील होते हैं। जब वह अपने बाल सुखाती है तो उसे बेसिन बालों से भरा दिखता है, जिससे वह घबराकर बाहर निकल जाती है।
उस कमरे की लाइट फिर से जलने बुझने लगती है। जैसे ही वो रूम में जाती है, रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। बाहर जियोंग जियांग से बात करता है और गली के बारे में बताता है कि यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, लेकिन उस कमरे में बत्तियां जलती रहती है। एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने अंदर झांकने की कोशिश की थी, यह देखने के लिए कि क्या कोई वहां रहता है। तो उसने वहां एक लड़की को बाहर आते देखा था, लेकिन वह अकेली नहीं थी, कोई और भी उसके साथ था। डर के मारे वह उस दिन वहां से भाग गया था। इसी दौरान सेनहे को पीछे से दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई देती है और वह एक शैडो को नोटिस करती है। उसे समझ में आ जाता है कि यह छाया उसका पीछा कर रही है। आखिरकार वो ये जान जाती है कि घर की लाइट्स ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि शैडो केवल अंधेरे में ही रह सकती है और वह जब से यहाँ रहने आई है वो शैडो हमेशा उसके साथ ही रही है। बाहर जियोंग सोचता है कि क्या वह शैडो और जो लड़की उसने देखी थी दोनों साथ थे। फिर जियांग घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन जियोंग उसे रोकने की कोशिश करता है। वो नोटिस करता है कि जियांग की उंगलियां अननेचुरल तरीके से मुड़ी हुई है और वह डर जाता है। फिर जियांग जियोंग से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जियोंग तब फील करता है कि उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए हैं और वह डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग नहीं सकता। जियांग उसे बताती है कि वह कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। अंदर सेनहे भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह एक कांच की खिड़की तोड़ती है और मदद के लिए चिल्लाती है। बाहर जियोंग जितनी बार भी भागता है, पर बार बार उसी जगह पर वापस आता है। दोनों जियोंग और सेनहे मदद के लिए हताश होकर चिल्लाते हैं। अगले सीन में जियांग उस लाइट शॉप पर पहुंचती है जहां वांग यंग उससे पूछता है कि वह वहां क्यों आई है। जियांग शॉप में एक लाइट को देखती है और फिर अपनी सूटकेस को देखती है। वांग यंग उससे पूछता है कि क्या वह कुछ ढूंढ रही है और जियांग उसे बताती है कि वह जल्दी ही जान जाएगा। उसी समय एक डिटेक्टिव दुकान में प्रवेश करता है और वांग यंग से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ सवाल है। एपिसोड यही खत्म होता है। लाइट शॉप का तीसरा एपिसोड एक महीने पहले के फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है, जहां एक लड़की सोफे पर लेटी हुई है और टीवी पर न्यूज सुन रही है। अचानक उसके दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है। घबराई हुई लड़की पहले तो झिझकती है, लेकिन फिर दरवाजे की तरफ जाती है। दस्तक और जोर से होती है और वह गुस्से में चिल्लाती है कि उसे पता है कि वह कौन है। वह उसे नहीं देखना चाहती और वह चला जाए। गुस्से में वह दरवाजे पर मुक्का मारती है। फिर उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है जो दूर जा रही होती है और वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर किसी को कॉरिडोर में देखती है, लेकिन अचानक वह आदमी उसके पास आ जाता है। अगले पल कोई उस लड़की को उस घर की खिड़की से नीचे फेंक देता है। सीन एक आदमी पर शिफ्ट होता है जो बस स्टैंड पर है और डरा हुआ है और छुपने की कोशिश कर रहा है। वह एक बस में चढ़ता है और पीछे वाली सीट में बैठ जाता है। उसी समय डिटेक्टिव संग आता है और सभी यात्रियों से बस छोड़ने का आदेश देता है। वह आदमी के पास जाता है और कहता है कि तीसरी मंजिल पर अकेली रहने वाली एक लड़की की मौत हो गई है और उसके अपार्टमेंट में आग भी लगी थी। वह उस आदमी को ब्लेम करता है। तभी आदमी डिटेक्टिव के पीछे उसी लड़की को देखता है जो मर चुकी थी और उसे देख वो डर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और ले जाती है। एक ऑफिसर डिटेक्टिव से केस के बारे में बात करने आता है। संग सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटर काम नहीं करता। लेकिन ऑफिसर उसे याद दिलाता है कि यह नो स्मोकिंग एरिया है। ऑफिसर सैल्यूट करता है और चला जाता है। डिटेक्टिव संग अपने हाथ को देखता है तो उसे राख दिखती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि यह कैसे हुआ। फिर सीन चेंज होकर एक बूढ़े आदमी पर शिफ्ट होता है जो घर पर बैठकर टीवी देख रहा होता है। अचानक उसके पीछे एक शैडो दिखाई देती है और दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि कौन है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव संग एक टेबल लैंप को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और उस लड़की के केस फाइल को पढ़ रहा होता है जो आग से मर गई थी। वह सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटर काम नहीं करता। अपनी जगह पर ही बैठकर वह सुनता है कि जो आदमी क्राइम सीन पर देखा गया था और एक आई विटनेस द्वारा पहचाना गया था, उसे कुछ पेपर्स पर साइन करने के बाद छोड़ दिया गया है। ऑफिसर गिले डिटेक्टिव संग से केस के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने उस आदमी को पूछताछ के लिए बुलाया था, ये सोचते हुए कि वह इस केस में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन जांच में यह निकला कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। बूढ़े आदमी की मौत दिल के दौरे से हुई थी
और उस लड़की को जलकर मरा हुआ माना गया। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि अरेस्ट किया गया आदमी उस लड़की को परेशान करता था, लेकिन वह उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके घर में आग लगा दी। डिटेक्टिव संग स्टेशन छोड़कर कुछ खाने के लिए जाता है। बाद में वो फिर से क्राइम सीन पर जाता है, लेकिन उसका लाइटर अब भी काम नहीं करता। वहां उसे दो ऑफिसर मिलते हैं और संग उनसे बोलता है कि ऑफिसर ने अपना मस्सा हटा लिया है और अंदर चला जाता है। दोनों ऑफिसर यह सोचते हैं कि संग अपने काम में बहुत अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि संग एक घर में एंटर करता है उस जगह का इंस्पेक्शन करने। अंदर वह एक बूढ़े आदमी को शांतिपूर्वक बैठे हुए देखता है जो अब मर चुका था। वह आदमी के परिवार के बारे में पूछता है और गिले उसे बताता है कि आदमी की पत्नी पहले ही मर चुकी थी और उसके बच्चे विदेशों में रहते हैं। फिर भी संग को डाउट होता है कि आदमी इतनी शांति से कैसे मर सकता है, क्योंकि दिल के दौरे के शिकार लोग आमतौर पर स्ट्रगल के संकेत दिखाते हैं, लेकिन बाकी ऑफिसर इसे नेचुरल मौत मानते हैं। इंस्पेक्शन करते हुए संग यह नोटिस करता है कि आदमी का टीवी रिमोट उसकी लेफ्ट हैंड साइड रखा था, जबकि वह राइट हैंडेड था। इंस्पेक्शन के बाद संग घर जाता है। हाथ धोते हुए उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है जब उसने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। वह फिर से अपने घर में वही निशान देखता है जो उसने बूढ़े आदमी के घर में देखा था। उसे याद आता है जब वो और उसकी पत्नी अपने बच्चे के नाम पर डिस्कशन कर रहे थे, तभी उसे एक कॉल आया और वह ड्यूटी पर चला गया। यह सब याद करते हुए वो सो जाता है। अगले दिन खाना खाते हुए वो अपने हाथ में वही दाग देखता है जो उसने बूढ़े आदमी के चेहरे पर देखा था। वो फिर से वही निशान देखता है। फिर संक ऑफिस जाता है जहां गिले उन्हें केस फाइल सौंपते हैं। जब संक ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगता है तो गिले उन्हें बताते हैं कि परिवार ने ऑटोप्सी से मना कर दिया था और डेड बॉडी को सौंप दिया था, इसलिए केस बंद कर दिया गया। बाद में संक कुछ जांच करने जाता है, लेकिन ऑफिसर यूना उन्हें बताती है कि उस दिन बारिश के कारण वो लोग कोई इंपॉर्टेंट फुटेज नहीं ढूंढ पाए। संक उससे बोलता है कि वह चाइनीज रेस्टोरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, भले ही केस ऑफिशियली बंद हो, पर उसे शक है कि कुछ तो है जो उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर देखे गए 100 से जुड़ा हो सकता है। उसी समय गिले आता है और संक से पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, और संक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। बाद में गिले ऑफिसर यूना से पूछता है कि संक केस के बारे में क्या पूछ रहा था। यूना बताती है कि शायद संक को कुछ ऐसा फील हो रहा है जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। संक सारे चाइनीज रेस्टोरेंट्स को विजिट करता है, यह पूछते हुए कि क्या वो डिलीवरी सर्विस देते हैं, और अपने डायरी से नाम क्रॉस ऑफ करता है, लेकिन उसको कुछ भी यूजफुल नहीं मिलता। लेकिन लास्ट में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचता है। बाहर खड़े होकर वह एक डिलीवरी बाइक देखता है। वह उस रेस्टोरेंट जाता है जहां एक आदमी जिसका नाम संजहून है, बिना डिटेक्टिव को देखे उसका ऑर्डर पूछता है। संक ऑर्डर देते हुए जगह का इंस्पेक्शन करता है। उसे एक डिलीवरी बॉक्स दिखाई देता है और उसे याद आता है कि उसने यह आदमी को ऑफिस छोड़ते समय देखा था। संक कहता है कि उसने सभी चाइनीज रेस्टोरेंट्स को सर्च किया है। उसी समय वह आदमी खाना लाकर उन्हें देता है। खाते हुए संक आदमी से डिलीवरी सर्विस के बारे में पूछता है, वह कितनी दूर डिलीवरी करते हैं और कैसे काम करता है। आदमी जवाब देता है कि उसे ज्यादा ऑर्डर नहीं मिलते, वह अक्सर डिलीवरी नहीं करता और कस्टमर खुद आते हैं ऑर्डर करने के लिए। अचानक संक यह बोलता है कि सभी ने बूढ़े आदमी की मौत को नेचुरल माना, लेकिन वो डाउट करता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मरने वाला राइट हैंडेड था और टीवी का रिमोट लेफ्ट साइड पड़ा था। उसने आदमी के रेस्टोरेंट के सॉस जैसा उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर भी देखा था। संग हुन संग के पास आता है और उसकी पहचान पूछता है, तो संग बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है। अब वो आदमी थोड़ा प्रेशर फील करता है और पूछता है कि संग इतना रफ तरीके से क्यों बात कर रहा है और ये सब किस बारे में बात हो रही है। उसे अनजन बनता है। संग अपना बिल चुकाते हैं। संग हुन को बोलता है कि फिर मिलेंगे और वहां से चले जाता है। बाद में हम संग को संग हुन का बयान पढ़ते हुए और एक केस की फाइल देखते हुए देखते हैं जिसमें कई लोग मारे गए थे। फिर सीन एक महीने बाद शिफ्ट होता है जहां एक लड़की सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई देती है और संग हुन बाइक पर उसका पीछा कर रहा होता है। संग उसे पकड़ लेता है और लड़की से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, पर जब वो उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये लड़की वही थी वो एपिसोड की स्टार्टिंग में जल के मर गई थी। संग हुन डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या तुमको भी वो लड़की दिख रही है, और बोलता है कि अगर ये लड़की अभी भी यहाँ है
तो वह इंसान नहीं हो सकती। वो उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन संग उसे रोकता है। जब संग हुन के चेहरे पर लाइट पड़ती है तो उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और संग पूछता है कि उसकी आंखों में कुछ गलत है क्या। सीन एपिसोड 2 की एंडिंग में शिफ्ट होता है, जहां जियंग लाइट शॉप में होती है। संग आता है, खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है और कहता है कि वह किसी को ढूंढ रहा है, और संग हुन का हुलिया बताता है। जियंग घबरा जाती है और अपना बैग पकड़ती है और निकलने की कोशिश करती है। उसके बैग से खून टपक रहा होता है। संग उससे पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है, लेकिन जियंग कहती है कि वह ठीक है और वह सिर्फ बारिश से बचने के लिए शॉप आई थी। हालांकि बारिश थमी नहीं थी, इसलिए संग उसे अपना रेनकोट देता है और जियंग शॉप से निकल जाती है। इस बीच हायू, जो पहले दौड़ रही थी, उसे याद आता है कि उसने अपनी मां के लिए बल्ब नहीं खरीदा और वह वापस शॉप पर जाती है। रास्ते में उसे जियंग मिलती है। वह फिर शॉप में वापस जाती है। वांग यंग हायू से कहता है कि उसे घर जाना चाहिए क्योंकि उसकी मां इंतजार कर रही होगी, और इसलिए हायू बिना बल्ब लिए शॉप से निकल जाती है। संग शॉप में ही था और बोलता है कि यह जगह अजीब लग रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो यहां कैसे खिंचा चला आया, और शॉप रात में भी बहुत सारे ग्राहकों से भरी हुई लगती है। वांग यंग संग से पूछता है कि वह यहां क्यों आया, तो संग जवाब देते हैं कि यह जगह बहुत ध्यान आकर्षित करती है। बातचीत के दौरान संग शॉप में एक टिमटिमाती लाइट नोटिस करते हैं और वांग यंग बोलता है कि मैं शॉप के बारे में नहीं बल्कि कुछ और मिस्टेरियस बात कर रहा हूं। और ये एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। लाइट शॉप का एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। एक डॉक्टर पार्किंग एरिया में पहुंचता है। वो अपनी कार पार्क करता है और फिर अपने वर्किंग एरिया की तरफ बढ़ता है। वहां उसकी एक कोलीग होती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे डेड बॉडी को सही ढंग से लपेटने का तरीका याद है। तभी डॉक्टर को एक डैमेज्ड कॉफिन दिखाई देता है। लेडी उसे बताती है कि यह उनका आखिरी कॉफिन है और इसका कोई रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। जब तक नया ताबूत नहीं आता, डॉक्टर बॉडी को मुर्दाघर में रखने का सजेशन देता है। वो लेडी जब बॉडी के पास होती है तो उसे उसमें से अजीब आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या ये इंसान जिसकी ये बॉडी है अभी भी जीवित हो सकता है। डॉक्टर समझाता है कि ये आवाजें बॉडी से गैस रिलीज होने की वजह से होती है, जो एक पोस्टमार्टम नॉर्मल है। वो लेडी को हल्के से डांटते हुए याद दिलाता है कि मृतक भी एक इंसान था और उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और उसे बॉडी से माफी मांगने के लिए कहता है। लेडी डॉक्टर की एडवाइस मानते हुए बॉडी से माफी मांगती है। तैयारियां पूरी करने के बाद डॉक्टर लेडी से कहता है कि वो मृतक के परिवार से कांटेक्ट करे। बॉडी के पास अकेला खड़ा डॉक्टर अचानक मृतक को बात करते हुए सुनता है, जो उससे पूछती है कि क्या वो सच में मर चुकी है। डॉक्टर हाँ बोलता है। इनकार करते हुए वो कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। डॉक्टर शांति से समझाता है कि कई लोग मृत्यु को स्वीकार करने में स्ट्रगल करते हैं, और वो उसे शांति से सोने के लिए इनकरेज करता है। लेडी पूछती है कि अब उसका क्या होगा। डॉक्टर बताता है कि वो एक पीसफुल जगह पर जाएगी। जैसे ही डॉक्टर उसे फ्रीजर में रखता है, वो बोलती है उसे अंधेरे से डर लग रहा है। डॉक्टर उसे आश्वस्त करता है कि जल्द ही उसे सिर्फ लाइट्स दिखाई देगी और वो इस जगह को भूल जाएगी। फ्रीजर के बाहर उसका नाम होता है युंगयू, जो अब भी रो रही होती है। अगले सीन में यंग जी पार्किंग एरिया में कार पार्क करती है। वो फ्यूनरल से लौटे एक परिवार को देखती है। कार पार्क करने पर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। जब वो लिफ्ट में जाती है तो एक आदमी उसके साथ आता है। वो उससे पूछती है कि वो किस फ्लोर पर जा रहा है, और वो जवाब देता है कि 8th फ्लोर। यंग जी उसे बताती है कि रात में 8th फ्लोर पर केवल स्टाफ को जाने की परमिशन है, और वो ये बात जानती है क्योंकि वो वहां काम करती है। आदमी पूछता है कि क्या वहां गंभीर रूप से घायल पेशेंट्स रखे जाते हैं और क्या वो कभी ठीक हो जाएंगे। यंग जी कहती है कि यह उनकी विल पावर पर डिपेंड करता है। आदमी चुप हो जाता है और रोने लगता है। अचानक यंग जी को अपनी पैरों के पास पानी जमा होते हुए दिखता है। वो पलटती है और देखती है कि आदमी के रोने से उसके शरीर से पानी बाहर निकल रहा है। घबराकर वो उससे कहती है कि वो रुक जाए, लेकिन लिफ्ट पानी से भर जाती है। जैसे ही लिफ्ट 8th फ्लोर पर पहुंचती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यंग जी जल्दी से बाहर निकलती है और अपनी यूनिफॉर्म पहनती है। वो एक पेशेंट को चेक करती है और उसके कानों में ईयरफोन लगा देती है। डिटेक्टिव लाइट शॉप में आता है और बताता है कि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है
जिस पर रोशनी पड़ती है तो उसकी आंखें अजीब तरह की दिखती है, बिल्ली जैसी। वॉन यंग कहता है कि उसने ऐसा कोई नहीं देखा, लेकिन डिटेक्टिव की आंखें एबनॉर्मल दिखती है, जो यह हिंट देती है कि शायद उसके साथ कुछ हुआ है। फिर वो एक बल्ब को झपकते हुए देखता है। डिटेक्टिव बताता है कि जिस आदमी की वो तलाश कर रहा था वो स्कूटर चला रहा था और उसने उसे इस जगह तक फॉलो किया। वो उससे पूछता है कि क्या उसने स्कूटर की आवाज सुनी थी, लेकिन वॉन यंग इनकार करता है। फिर वॉन यंग उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि बारिश हो रही है और यह हो सकता है कि वो आदमी जिसे डिटेक्टिव ढूंढ रहा है वो खुद ही बारिश के कारण यहां आ जाए। सीन हॉस्पिटल में कंटिन्यू होता है, जहां स्टाफ मेंबर्स डिस्कस करते हैं कि पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण बेड्स की कमी हो रही है। एक नर्स बोलती है कि यह कमी उस एक एक्सीडेंट के कारण है और डॉक्टर ने और नर्सों को भेजने का वादा किया था, लेकिन कोई नहीं आया। हेड नर्स पूछती है कि क्या कोई पेशेंट ठीक हो रहा है और स्टाफ मेंबर जुनू नाम के एक शराबी पेशेंट के बारे में बात करने लगते हैं। वो उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करने वाले होते हैं। एक नर्स कहती है कि वो उस पर रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो शराबी है और वो क्यों शराब पीना बंद नहीं करता। हेड नर्स उसे डांटते हुए कहती है कि इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। इस दौरान यंग जी चुपचाप उस पेशेंट को देख रही होती है। हेड नर्स सजेशन देती है कि नर्सों को ब्रेक लेना चाहिए, जिसे वो लोग खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और खाने के लिए चले जाते हैं। तभी यंग जी हेड नर्स के पास जाती है और पूछती है कि क्या उस पेशेंट का ट्रांसफर वो खुद कर सकती है, क्योंकि वो उसके साथ बात करना चाहती है। हेड नर्स उत्सुकता से पूछती है कि क्यों, तो यंग जी बताती है कि कई साल पहले उसे एक शराबी ड्राइवर ने टक्कर मारी थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वो पेशेंट से अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहती है। हेड नर्स परमिशन दे देती है। अगला सीन दिखाता है कि हायू घर लौटते समय जियंग से मिलती है, जो पूछती है कि क्या वो दोनों पहले मिले हैं। हायू को याद आता है कि उसने जियंग को अपने अपार्टमेंट के बाहर देखा था। जियंग हायू से उसके बार बार लाइट शॉप में जाने के बारे में कई सवाल पूछती है। हायू बताती है कि वो अपनी मां की मदद कर रही है। फिर जियंग उसे घर जाने के लिए कहती है। जियंग हायू को जाते देख कुछ सोचने लगती है। हॉस्पिटल में यंगजी शराबी पेशेंट जुनू को दूसरे रूम में शिफ्ट करने ले जाती है। वो दोनों बात करते हैं और जुनू अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है। यंग जी उसे वार्न करती है कि उसकी शराब की लत उसकी लाइफ के लिए खतरा पैदा कर सकती है और सीरियस बीमारियों या मौत का कारण बन सकती है। वो उस दिन के बारे में पूछती है जिस दिन वो बेहोश था और वो किसी से बात कर रहा था जैसे कि वो किसी को देख रहा हो। उस दिन यंग जी ने भी उसे देखा था। इसका मतलब यंगजी भी उन लोगों को देख सकती है जिन्हें नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। फिर वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं और यंगजी एक कंडीशन के बारे में बताती है जो एक्सीडेंट्स या शराब की लत के कारण होती है, जिसके कारण लोग अजीब चीजें देखने लगते हैं। वो कहती है कि आईसीयू लाइफ और डेथ के बीच की जगह है। कुछ पेशेंट जिंदा बाहर आ जाते हैं जबकि कुछ नहीं आ पाते। फिर यंगजी उसे बेड पर सुला देती है और फिर जाने ही वाली होती है, लेकिन जुनू डर जाता है और बोलता है कि उसे अंधेरे से डर लग रहा है। यंग जी उसके लिए लाइट्स ऑन कर देती है और थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठती है। फिर वो जुनू को अपने सर पर लगी चोट दिखाते हुए अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताती है। वो बताती है कि एक्सीडेंट के बाद उसके भी वैसे ही सिम्टम्स थे जैसे अभी जुनू के हैं, लेकिन वो बच गई। लेकिन उसके बाद से उसे अजीब लोग और चीजें दिखने लगी। जुनू पूछता है कि क्या वो लोग जिंदा थे या आत्मा। यंग जी झिझक कर बोलती है कि वो अब भी श्योर नहीं है कि वो लोग जिंदा थे भी या नहीं। यंग जी उसे बताती है कि उसने पार्किंग एरिया में एक फैमिली को देखा जिनके साथ एक ओल्ड लेडी थी, लेकिन जब उसने कार के मिरर से देखा तो वहां वो ओल्ड लेडी गायब हो चुकी थी। तब उसे से रियलाइज हुआ कि वो ओल्ड लेडी एक आत्मा होगी। फिर यंग जी बताती है कि जिस आदमी को जुनू ने उस दिन देखा था वो ना तो जिंदा था और ना ही भूत था। वो यही का एक पेशेंट है जो कोमा में है और लाइफ और डेथ के बीच में फंसा है। यंग जी बताती है कि उन पेशेंट्स की हेल्प के लिए उससे जो हो सकता है वो सब करती है, यहां ताकि कि पेशेंट के कान तक साफ करती है, इस उम्मीद में कि शायद वो उसकी बात सुन पा रहा हो। वो पेशेंट से कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम तर्ज में फंसे हो और मर जाना चाहते होंगे ताकि तुम्हारी फैमिली को कोई तकलीफ न हो। यंग जी को इतना टाइम याद आता है कि जब वो भी ऐसी हालत में ये सब फील कर रही थी तब किसी ने उसकी हेल्प की थी और जब उसे उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसे उम्मीद दी थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब यंगजी कोमा में थी तब हेड नर्स ने उसके कानों में म्यूजिक चलाकर ईयरफोन लगाया था,
जिसको सुनकर उसे जीने की उम्मीद मिली थी। और आज वो खुद अपने पेशेंट साथ ऐसा ही करती है ताकि वो जीने की इच्छा न छोड़े। वो जुनू को एक्सप्लेन करती है कि लाइफ और डेथ के बीच में फंसे लोगों को देख पाने का मतलब ये भी हो सकता है कि तुम खुद भी उसी सिचुएशन में फंसे हो। वो उसे अपना ख्याल रखने बोलती है। नेक्स्ट सीन में हायु घर लौटती है और रास्ते में कोई स्ट्रेंजर न मिल जाए इससे बचने की कोशिश करती हुई जाती है। अचानक एक आदमी उसे रोकता है और पूछता है कि क्या उसने किसी कुत्ते को देखा है। वो बताता है कि कुत्ता तब से भौंक रहा है जब से वो सोने की कोशिश कर रहा है और जिसके कारण वो बहुत परेशान है। यह सुनकर हायु को याद आता है कि वोन यंग ने बताया था कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। वो अपनी टॉर्च चलाती है और शांति से उस आदमी से कहती है कि उसने कोई कुत्ता नहीं देखा। जैसे ही वो आदमी पर रोशनी डालती है वो देखती है कि उसका शरीर बर्फ से ढका हुआ है। चौंकी हुई और डरी हुई हायु ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ अजीब नहीं देखा और कहती है कि वो लेट हो रही है और उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। आदमी उसे जाने देता है और वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। इस बीच हॉस्पिटल में स्टाफ एक पेशेंट के पास इकट्ठा हो जाते हैं जिसकी हालत चमत्कारी रूप से सुधर रही है जबकि वो गंभीर स्थिति में था। सभी शॉक्ड है कि आखिर उसे जिंदा रहने की विल पावर कहां से आई। बाहर ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है लेकिन यह क्लियर नहीं है कि वो कौन है। यंग जी अनुमान लगाती है कि यह पेशेंट की अपनी विल पावर नहीं हो सकती बल्कि शायद कोई उसकी मदद कर रहा है। अचानक सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हियन मिन, डिटेक्टिव सेन हे और जियुंग चारों को बीप की साउंड आती है। जियुंग फील करता है कि कोई उसे देख रहा है और वो मदद के लिए चिल्लाता है। सीन फिर से हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहां वो आदमी जो पहले एक स्ट्रेंजर था और जिसे जुनू और यंग जी ने देखा था वो बेड पर है और उसने ईयरफोन पहने हुए म्यूजिक सुन रहा है। और वो वहां अकेला नहीं है, बाकी लोग भी वही है जो लाइफ और डेथ के बीच फंसे हुए हैं और वो सब भी इस बीच की दुनिया से निकलना चाह रहे हैं। इसका मतलब जितने भी स्ट्रेंजर्स हमने अभी तक देखे हैं वो भूत नहीं है, वो सब पेशेंट्स है जो लाइफ एंड डेथ के बीच फंसे हैं। इंटरेस्टिंग। वही दूसरी तरफ हायु अपने घर पहुंचती है। हम ये देख पाते हैं कि उसके घर के अंदर बहुत सारे बल्ब कचरे के डिब्बे में पड़े हैं। वो अपनी माँ से पूछती है कि घर में इतना अंधेरा क्यों है और फिर बताती है कि वो बल्ब लेने गई थी पर रास्ते में उसे कुछ अजीब लोग मिल गए थे। वो बल्ब ना ला पाने के लिए माफी मांगती है और वादा करती है कि वो कल पक्का बल्ब लेकर आएगी और फिर अपनी माँ को कस के गले लगाती है। फिर पूछती है कि वो कब से इतनी चुप क्यों है और उनमें से फूलों की खुशबू क्यों आ रही है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि हायु की माँ की डेड बॉडी उसके फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर की जा रही है। ये वही डॉक्टर है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में था। बॉडी पूरी तरह से फूलों से घिरी हुई है जिसके कारण हायु को फूलों की खुशबू आ रही है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग डो के छेद से ये सब देख रही है। वो सोच रही है कि क्या ये सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और किस तरह ये सब लोग आपस में कनेक्टेड है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। लाइट शॉप के एपिसोड 5 की शुरुआत एक मेट्रो के सीन से होती है जहां यंग जी की वॉइस बताती है कि जो लोग मौत के करीब पहुंचने वाली सिचुएशन का सामना करते हैं वो लोग अक्सर उठने से पहले एक तेज रोशनी देखते हैं। वो एक अंधेरी टनल से गुजरते हैं और अपने क्लोज लोगों से मिलते हैं। मेट्रो में हम एक आदमी को फोन पर बात करते हुए देखते हैं जो कह रहा है कि वह बाद में कॉल करेगा क्योंकि वह मेट्रो में है। उसी समय हियन मिन ट्रेन में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड जियंग को टेक्स्ट कर रहा होता है कि उसने खाना खा लिया है और वो जल्दी ही उससे मिलने आएगा। जियंग रिप्लाई करती है कि वह बहुत लेट हो गया है। जियंग उदास और परेशान होकर उसका मैसेज पढ़ती है जिसमें वह कह रहा है कि वह जल्द घर आ जाएगा। हियन मिन मैसेज करता है कि वह उसे बहुत मिस कर रहा है। जी यंग उसे रिप्लाई करती है कि वह भी उसे बहुत मिस कर रही है लेकिन फिर वह रुक जाती है और रोने लगती है। हम देखते हैं कि हियन मिन ने एक बुके और एक रिंग खरीदी है ताकि वो जियंग को शादी के लिए प्रपोज कर सके और वह खुश और एक्साइटेड है। इस बीच जी यंग अपना सामान पैक कर रही होती है जिसमें उनकी एक साथ ली गई फोटो भी थी। वो अपनी नोटबुक में एक नोट पढ़ती है जिसमें उसकी माँ ने उसे सलाह दी थी कि उसे हियन मिन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह जी यंग को संभाल नहीं सकता। जी यंग वह नोटबुक डस्टबिन में फेंक देती है। अगले सीन में हम सेन हे को एक अपार्टमेंट के ब्रोकर के साथ अपार्टमेंट देखने जाते हुए देखते हैं जिसमें ब्रोकर अपार्टमेंट की तारीफ कर रहा होता है जैसे कि लॉन्ड्री रूम और बाकी फैसिलिटीज। हाईवान भी उनके साथ है क्योंकि वो दोनों साथ मिलकर अपार्टमेंट चेक करने आए हैं।
ब्रोकर उनसे पूछता है कि क्या वो मां बेटी है, जिससे वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जब वो अपार्टमेंट छोड़कर जाने लगते हैं, हाईवान सेनहे के गिरे हुए जूतों को ठीक से रखती है, लेकिन सेनहे मुंह मोड़ के चली जाती है, जो उसकी नाराजगी की ओर इशारा करता है। अगला सीन में हम देखते हैं हायु स्कूल से लौट रही होती है और उसकी मां छाता लेकर बाहर खड़ी होती है, क्योंकि जोरदार बारिश हो रही थी। जब हायु अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछती है, तो उसकी मां बताती है कि वो पहले ही बिजनेस ट्रिप पर निकल चुके हैं। हायु फिक्र करती है कि उसकी मां को भारी बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए था। मां बेटी के बीच एक क्लोज बॉन्डिंग है। फिर वो दोनों एक साथ घर के लिए निकलते हैं। हायु अपनी मां से पूछती है कि वो नए अपार्टमेंट में कब शिफ्ट होंगे, क्योंकि नया अपार्टमेंट स्कूल के पास होगा तो स्कूल से वापस आते समय उसकी मां उसे लेने कैसे आ पाएगी। लेकिन उसकी मां उसे प्यार से कहती है कि चाहे वे कहीं भी जाए, वह हमेशा उसके साथ रहेगी, और दोनों खुश होकर आगे बढ़ते हैं। बाद में हम देखते हैं कि जियोंग अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा होता है। वे उसके जूतों की सफाई पर मजाक कर रहे होते हैं कि वो बास्केटबॉल खेलता है और उसके जूते इतने साफ है। और फिर उसके दोस्त घर चले जाते हैं। अगले सीन में एक बस ड्राइवर दिखाई देता है, जो फोन पर बात कर रहा होता है कि वह बस चलाने जा रहा है, लेकिन उसे बस में एक अजीब आवाज सुनाई देती है, और ऐसी हालत में बस चलाना रिस्की हो सकता है, इसलिए वो बस को गैराज ले जाने की बात करता है। लेकिन उसे बताया जाता है कि अगर वो बस को दूसरे गैराज में चेक करवाता है, तो उसे रिपेयर का खर्च खुद उठाना होगा, इसलिए वो बस को अगले दिन अपने ही गैराज में ले जाने का सोचता है ताकि पैसे बचा सके, और फिर बस स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद एक ओल्ड लेडी अपने पोते को बस में चढ़ने में मदद करती है और ड्राइवर से कहती है कि वो उसका ध्यान रखे। फिर बस रवाना होती है और रेडियो में भारी बारिश का अलर्ट सुनाई देता है। इस दौरान हियन मिन मेट्रो से बाहर निकलता है, लेकिन उसे अचानक याद करता है कि उसने अपना बुके ट्रेन में ही छोड़ दिया है। वो जल्दी से वापस जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि अब वापस जाने से बुके मिलेगा नहीं, और उसे खुद के इतने केयरलेस होने पर गुस्सा आता है। बस स्टेशन पर उसे वही आदमी दिखता है जो ट्रेन में अपनी पत्नी से प्यार से बात कर रहा था। हियन मिन भी जियंग को टेक्स्ट करता है कि वह देर से आएगा, लेकिन जल्दी घर आ जाएगा, और वो उसे बहुत मिस कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियंग ने अपनी दुकान को पर्सनल रीजंस के कारण बंद कर दिया है। फिर वह अपनी छोटी सी दुकान को देखती है और अपनी टेबल पर रखी घंटी को देखती है, जिस पर एक साइन है, एब्सेंस होने पर दबाएं। इस टाइम हमें पता चलता है कि जियंग बोल और सुन नहीं सकती है। उसे हियन मिन का मैसेज आता है कि उसे बारिश के कारण आने में देर होगी, जिसे पढ़कर उसे कुछ राहत मिलती है। बस स्टॉप पर रुकती है और ड्राइवर को बस के ब्रेक में प्रॉब्लम फील होती है। हियन मिन बस में चढ़ता है, ड्राइवर से हेलो करता है और अपनी सीट पर बैठता है। बस अगले स्टॉप पर जाती है, जहां जियोंग खड़ा हुआ होता है, और जैसे ही वह बस में चढ़ने वाला होता है, पानी उसके जूतों पर उछल जाता है, जिन्हें वह सूखा रखने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर को फिर से बस के ब्रेक्स में प्रॉब्लम फील होती है। जियोंग बस में चढ़ता है और अपनी सीट पर बैठता है। ड्राइवर सोचता है कि उसे बस को जल्दी रिपेयर कराना चाहिए और नॉट इन सर्विस का साइन लगाकर बस ड्राइव करता है। अगले सीन में हम सेनहे और हाईवान को देखते हैं। सेनहे गुस्से में तेजी से चल रही होती है, जबकि हाईवान उसके पीछे पीछे चलती है। सेनहे चिढ़कर हाईवान से कहती है कि वह उसका पीछा न करे, और कंप्लेन करती है कि उन्हें हमेशा अपने रिश्ते को लोगों से छुपाना पड़ता है, जैसे कि वो कोई अपराध कर रहे हों। वह पूछती है कि वो आखिर कब तक अपना रिश्ता छुपाएंगे। हाईवान जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी उम्र में काफी फर्क है, इसलिए वो दोनों एक कपल की तरह नहीं दिखते। ऐसी सिचुएशन के लिए वो अपने आप को ब्लेम करती है और गिल्टी फील करती है। सेनहे बोलती है कि लोग क्या सोचेंगे, उन्हें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाईवान बोलती है कि इससे केवल और परेशानी होगी। सेनहे, जो अभी भी गुस्से में है, कहती है कि वह इस तरह नहीं जी सकती, और हाईवान से कहती है कि वो उससे दूर रहे और फिर कभी अपना चेहरा न दिखाए। तभी वहां बस आ जाती है। सेनहे नंगे पैर गुस्से में बस में चढ़ जाती है और सीट पर बैठ जाती है। हाईवान अपने जूते और सामान उठाती है और बस में जाकर सेनहे के पीछे बैठ जाती है। नेक्स्ट बस स्टॉप पर हायु और उसकी मां बस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर दूर से इशारा करता है कि उसे बस को गैराज ले जाना है। फिर भी जब वो मां बेटी को बस के पीछे दौड़ते हुए देखता है, तो बस रोक देता है। हायु ड्राइवर को डांटती है कि उसके कारण उसकी मां को दौड़ना पड़ा, पहले ही उसकी मां को पैरों में प्रॉब्लम है। ड्राइवर माफी मांगता है और फिर से बस शुरू कर देता है। बस जब पुल से गुजर रही होती है,
तो सभी अपने अपने ख्यालों में खोए होते हैं, अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक बस का एक टायर फट जाता है, जिससे बस मुड़ जाती है। ड्राइवर बस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, जिसका ड्राइवर फोन में बिजी होता है। बस ट्रक से टकरा जाती है, पलटती है और सीधा नीचे नदी में गिर जाती है। जियंग, जो वहां से थोड़ी ही दूरी पर पैदल चल रही होती है, हियन मिन के मैसेज को पढ़ती है और रिप्लाई करती है। तभी वो पुल से नीचे गिरती हुई बस को देखती है और घबरा जाती है। वह हियन मिन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। फिर वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करती है, लेकिन जब उससे इमरजेंसी के बारे में पूछा जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाती। डरी हुई जियंग बस की तरफ दौड़ती है। हम देखते हैं बस के अंदर सभी पैसेंजर पानी में है। हियन मिन के फोन में जियांग का मैसेज दिखाता है और पानी में डूबने से पहले जियोंग अपनी बास्केटबॉल उस एक छोटे बच्चे को दे देता है। ड्राइवर भी पानी में डूबा दिखता है। हॉस्पिटल के बाहर पुलिस इकट्ठा हो गई है और सभी पेशेंट्स को इमरजेंसी रूम में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। हियन मिन भी उन पेशेंट्स में से एक है और डॉक्टर बताते हैं कि उसकी पीठ में सीरियस चोटें आई है। एक्सीडेंट में घायल छोटा बच्चा और हायु भी वही है। डॉक्टर बस ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक और घायल ड्राइवर यंग जी के पास आता है और सीने में दर्द की शिकायत करता है और पूछता है क्या वह उसकी मदद कर सकती है। यंग जी, जो पहले से ही किसी के इलाज में बिजी होती है, उसे बताती है कि वह थोड़ी देर इंतजार करे। इस बीच हाई वान और सेन हे को एक साथ लाया जाता है। इसी समय जियांग हॉस्पिटल पहुंचती है और अंदर जाते ही वो पेशेंट्स के इलाज का भयानक सीन देखती है, लेकिन बहरे होने के कारण वह कुछ भी नहीं सुन पाती। चिंता में डूबे फैमिली मेंबर्स बाहर से इंतजार करते हैं। अचानक एक डेड बॉडी को बाहर लाया जाता है, जिससे सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। एक डॉक्टर पूछता है कि क्या वहां ड्राइवर की फैमिली से कोई है। पास बैठी ड्राइवर की पत्नी यह समझ जाती है कि यह उसका पति है और यह सुनकर कि उसे बचा नहीं पाए, वो टूटकर रोने लगती है। कुछ समय बाद जियूंग को बाहर लाया जाता है। उसके माता पिता उसे देखते हैं और रोने लगते हैं। उसे एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर हायु को बाहर लाया जाता है और एक आदमी खुद को हायु का फैमिली मेंबर बताता है और उसके साथ चलता है। इसके बाद सेन हे को बाहर लाया जाता है और उसके माता पिता उसे देखने के लिए दौड़ते हैं। ये सारे लोग कोमा में थे। हियन मिन के माता पिता आखिरी में अकेले बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। फिर एक और डेड बॉडी को बाहर लाया जाता है, जो हायु की मां की होती है। वहां उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं होता। डॉक्टर उसकी बॉडी ले जाते हैं। हियन मिन के माता पिता अभी भी उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा जीवित हो सकता है। इसी बीच पुलिस आती है और हियन मिन का फोन उसके माता पिता को सौंप देती है, जो उन्होंने एक्सीडेंट स्पॉट से कलेक्ट किया था। फोन देखकर हियन मिन की मां टूटकर रोने लगती है और अपने बेटे की सलामती की दुआ करती है। वहीं जियंग हॉस्पिटल के बाहर बैठी होती है और हियन मिन को कॉल करती है, लेकिन उसकी मां कॉल को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद जियंग को एक टेक्स्ट मिलता है, जिसमें लिखा रहता है कि हियन मिन की डेथ हो गई है और सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। यह पढ़कर जियंग गहरे दुख में डूब जाती है और हॉस्पिटल से चली जाती है। इसके बाद हियन मिन को बाहर लाया जाता है। वह अभी भी कोमा में था। उसके माता पिता आंसुओं के साथ उसका पीछा करते हुए उसे इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं। हियन मिन के पिता जियंग को कॉल करने का सुझाव देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वह परेशान होकर कुछ कर न ले। लेकिन उसकी मां हिचकिचाती है, क्योंकि वह हमेशा उनके रिश्ते के खिलाफ रही थी, क्योंकि जियंग बोल और सुन नहीं सकती थी। फिर भी हियन मिन के पिता फोन उठाते हैं और जी यंग का मैसेज पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि वह हमेशा हियन मिन के साथ रहेगी, चाहे वो जहां भी हो। वहीं दूसरी ओर जी यंग अपने रूम में थी। वो अपनी और हियन मिन की फोटो को देखती है। हियन मिन की मौत की खबर सुनकर दुखी, वो गले में फंदा डालकर लटक जाती है। और हॉस्पिटल में हियन मिन के माता पिता जी यंग का मैसेज पढ़ के डर जाते हैं और उसे मैसेज करते हैं कि हियन मिन जिंदा है। उसी टाइम जी यंग मोबाइल में आया हुआ मैसेज पढ़ती है और वो लटकने से बचने के लिए बहुत कोशिश करती है। इसी कोशिश में उसके नेल्स टूटकर नीचे फ्लोर पर गिरने लगते हैं। वो बचने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है, पर नहीं बच पाती। लास्ट सीन में सभी कैरेक्टर्स को लाइट शॉप के पास की अंधेरी गली में जाते हुए दिखाया जाता है, जो उनकी इमोशनल जर्नी को दर्शाती है। एक आवाज आती है जो बताती है कि जब वो सब कोमा में थे, तो उनकी आत्माएं आपस में एक साथ शेयर किए उनके प्यार,
दर्द और किसी अपने को खोने के एक्सपीरियंस के कारण एक दूसरे से जुड़ गई थी। हाई वान हमेशा सेन हे के पास दिखाई देती है। हायू अपनी माँ के साथ चल रही होती है और जी यंग हाइमिन के साथ दिखती है। और इस इमोशनल थॉट के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत एक डॉक्टर से होती है जो एक बैग खोलता है और उसके अंदर जी यंग की डेड बॉडी दिखाई देती है। डॉक्टर की असिस्टेंट कहती है कि इस तरह की स्थिति में जाने से पहले जी यंग को बहुत दर्द सहना पड़ा होगा। डॉक्टर अग्री करते हुए कहते हैं कि कुछ दिनों में जी यंग सब कुछ भूल जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। फिर वो असिस्टेंट को शरीर को फ्रीजर में रखने कहते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जी यंग एक बेंच पर बैठी है, किसी का इंतजार कर रही है। एक बस आती है और हियन मिन उसे दूर से हाथ दिखाता है। उसे देखकर जी यंग खुश होती है। अगले सीन में पता चलता है कि जी यंग मर चुकी है और मरने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ वो अब हमें पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि जियंग बेंच पर बैठी है, अपने हाथों को देख रही है। उसे हियन मिन का हाथ पकड़ने की याद आती है। उसे मैचिंग फोन कवर गिफ्ट में दिए थे और उन दूसरी यादें भी जब वो दोनों मंदिर गए थे और जी यंग जो सुन नहीं सकती थी फिर भी प्यार से सुनने की कोशिश कर रही थी। उसी बेंच पर बैठे हुए जी यंग बोलने की कोशिश करती है और आखिरकार उसकी आवाज निकलती है। वो हियन मिन का नाम पुकारती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। तभी नॉट इन सर्विस साइन वाली एक बस आती है और हियन मिन उस बस से उतरता है, लेकिन जी यंग को पहचान नहीं पाता और चला जाता है। ये वही सीन था जो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था। जी यंग उसे उदासी से देखती है। थोड़ी दूर चलने के बाद हियन मिन अचानक गिर जाता है। अगले सीन में हम दो वर्कर्स को देखते हैं जो रात के समय घर के मालिक के कहने पर उसके सामान को कलेक्ट करने के लिए जी यंग के घर में आते हैं। वे पैकिंग करने लगते हैं। काम करते हुए एक आदमी अजीब आवाजें सुनता है, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देता है। दूसरा आदमी बेल को देखकर कहता है कि जी यंग बहरी थी। ये सुनकर पहला आदमी कहता है कि उन्हें तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। दूसरा आदमी पूछता है तो वो संकोच से जवाब देता है कि लगता है लड़की अभी भी घर में है। फिर सीन दरवाजे के दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और ऐसा लगता है कि शायद वहां कोई है। अचानक घर के अंदर हम हियन मिन को देखते हैं जो कि कंफ्यूज लग रहा है, ये सोचते हुए कि वो कहाँ है, और फिर गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन हियन मिन वापस बस से उतरता है और इस बार उसे जी यंग के द्वारा की गई टैपिंग की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर गिर जाता है। जी यंग उसे देखती है और उसके पास जाती है। नेक्स्ट सीन में एक कपल जो एक फिल्म देखते हुए दिखाता है। तभी लड़की को कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो जी यंग को एक सूटकेस के साथ खड़ा हुआ देखती है, लेकिन जब वो एक बार फिर से देखती है तो वहां कोई नहीं होता। घबराकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हम जी यंग को सिलाई करते हुए देखते हैं। वो हियन मिन को बचाने के लिए उसकी बॉडी सिलाई कर रही थी। उसके बाद हियन मिन को मूवी थिएटर में होश आता है। फिर सीन तीसरे दिन पर शिफ्ट होता है। उस दिन जब हियन मिन ने जी यंग से बात करने की कोशिश की थी। जी यंग ने पूछा था क्या तुम मुझे पहचानते हो, लेकिन हियन मिन कंफ्यूज था। जी यंग ने देखा कि हियन मिन के पैरों के पास खून बह रहा था और हियन मिन वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाते ही वो फिर से गिर पड़ा। एक मंदिर में एक साधु कुछ अजीब फील करता है और फिर हम देखते हैं कि जी यंग फिर से हियन मिन के घाव को सिल रही है ताकि वो उसे जिंदा रख सके। अगले सीन में चौथे दिन जी यंग हियन मिन से कहती है कि वो उसे घर ले चले क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बीच डॉक्टर फ्रीजर के पास जाते हैं और असिस्टेंट उन्हें इन्फॉर्म करती है कि हालांकि फ्रीजर काम तो कर रहा है पर खुल नहीं रहा है। वो सजेस्ट करती है कि किसी को बुलाया जाए, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है और जी यंग अपने किसी करीबी के लिए कुछ करना चाहती है, इसलिए वो थोड़ा और समय लेगी। लाइट शॉप में जब बारिश की वजह से डिटेक्टिव रुक गया था, वन यंग उसे कॉफी देता है और उसे गौर से देखता है। डिटेक्टिव पूछता है तुम मुझे क्यों घूर रहे हो जैसे मेरी शक्ल पर रहे हो। वन यंग जवाब देता है कि ये उसके काम का हिस्सा है, ग्राहकों पर ध्यान देना। फिर डिटेक्टिव वो बॉक्स नोटिस करता है और वन यंग कहता है कि ये हायू ने बनाया था जो पहले लाइट शॉप में आई थी। डिटेक्टिव को शक होता है कि वन यंग इतने बड़ी बेटी का पिता नहीं हो सकता, लेकिन वन यंग क्लियर करता है कि हायू उसकी बेटी नहीं है और फिर डिटेक्टिव से उसकी बेटी के बारे में पूछता है। डिटेक्टिव जवाब देता है कि उसकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया था और यह सुनकर वन यंग दुखी हो जाता है।
डिटेक्टिव फैसला करता है कि वो अब चला जाएगा क्योंकि बारिश रुक गई है। वन यंग पूछता है, क्या तुम सारी रात उस आदमी को ढूंढते रहोगे? तो डिटेक्टिव जवाब देता है, मेरे पास कोई और काम नहीं है, और फिर उस आदमी को ढूंढने निकल जाता है। पास्ट में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव अपनी पत्नी के साथ डिनर कर रहा है, जो शिकायत करती है कि वो हमेशा काम में व्यस्त रहता है। डिटेक्टिव समझाता है कि उसे काम करना जरूरी है क्योंकि वो जिंदगियां बचाता है। ये कहकर वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल जाता है। वो अंधेरे गलियों में दौड़ते हुए उस आदमी को ढूंढता है और लास्ट एक स्कूल में पहुंचता है। क्लास में एंटर करते हुए वो चारों तरफ देखता है और लॉकर पर लिखे नाम पढ़ता है। वो एक लॉकर पर हेस्टल नाम देखता है। ये वो नाम था जिसे उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए तय किया था, जो पैदा होने वाली थी। फिर पास्ट में डिटेक्टिव की पत्नी गहरे दुख में उसे अपने मिसकैरेज की बात बताती है। वो हॉस्पिटल में अकेली थी जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका मिसकैरेज हो गया था। उसने अपने बच्चे के लिए एक हेड सिला था और जूते भी खरीदे थे। डिटेक्टिव, जो खुद को दोषी महसूस कर रहा था, बार बार अपनी पत्नी से माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो उसे झूठी तसल्ली देती है कि वो ठीक है। प्रेजेंट में डिटेक्टिव इन यादों से डर कर घर के लिए भागता है। थोड़ा नॉर्मल होकर वो फिर से गलियों में दौड़ता है और लाइट शॉप के पास से गुजरता है। डिटेक्टिव एक जगह पर गिर पड़ता है। उसकी आंखें धुंधली हो जाती है और वो अपनी आंखों में कुछ अजीब महसूस करने लगता है। अचानक उसे एक कार के इंजन की आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। हम देखते हैं हायु गली में जाने से डर रही है। वो स्ट्रेंजर से बचने के लिए तेजी से चलने लगती है। तभी उसे एक कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो डर जाती है। वो कुत्ते से चुप रहने को कहती है, सोचती है कि वो आदमी इस कुत्ते को ढूंढ रहा होगा, लेकिन कुत्ता भौंकता रहता है और आखिरकार चला जाता है। डरते हुए हायु अपने घर की ओर भागती है। जब वो लिफ्ट में एंटर करती है तो हियन मिन अचानक सामने आ जाता है। हायु डर जाती है, सोचती है कि वो शायद एक स्ट्रेंजर होगा और उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, वो तेजी से अपने घर की ओर भागती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। हियन मिन उसके पास से गुजरता है और अपने अपार्टमेंट की ओर जाता है। ये देखकर हायु को राहत मिलती है। जब वो अंदर जाने वाली होती है तो हियन मिन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? हायु कहती है, नहीं, और हियन मिन कंफ्यूजन में पूछता है, मैं यहां कब आया? और फिर अचानक हियन मिन फिर से गिर जाता है और हायु डर से कांप जाती है। तभी जियांग वहां आ जाती है और हायु से कहती है, साइड हो जाओ, मुझे जल्दी है। फिर जियांग एक सूटकेस लेकर आती है और उसे खोलती है। जिज्ञासु होकर वो दरवाजे को थोड़ा खोलती है और देखती है कि जियांग कुछ अजीब तरह से हियन मिन के घावों को सील रही है। तभी हायु की मां पीछे से उसे पकड़ लेती है और उसका मुंह बंद कर देती है। वो हायु को वार्न करती है कि जो कुछ भी उसने देखा है उसके बारे में कुछ न कहे। दरवाजे के होल से जियांग कहती है कि हम दोनों एक जैसी स्थिति में हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हियन मिन को मैं याद क्यों नहीं हूं। ये कहकर जियांग चली जाती है। जियांग के जाने के बाद हायु गुस्से में अपनी मां से सवाल करती है, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? वो अजीब औरत क्या कर रही थी? उसकी मां कोई जवाब नहीं देती और हायु को साइन लैंग्वेज में एक बल्ब दिखाती है, ये पूछने के लिए कि उसने नए बल्ब क्यों नहीं खरीदे। हायु परेशान होकर चिल्लाती है, तुम्हें सिर्फ बल्ब की पड़ी है, और रोने लगती है। वो शिकायत करती है कि सब कुछ कितना अजीब फील हो रहा है, कैसे उसके स्कूल के दोस्त उसे ना पहचानने का दिखावा करते हैं और वो कितनी अकेली महसूस करती है। इसके बावजूद उसकी मां केवल बल्ब पर ध्यान देती है। गुस्से में हायु बल्ब का डिब्बा फेंक देती है, उसे तोड़ देती है और अपनी मां से कहती है, तुम खुद इसे खरीद लो, मैं फिर कभी बाहर नहीं जाऊंगी। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। इस बीच अपने ही थॉट्स में खोई हुई जियांग लिफ्ट से बाहर आती है, ये सोचते हुए कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। फिर हम यंग जी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो हियन मिन को देख रही है, जो बेहोश पड़ा है। एक दूसरी नर्स उसके पास आती है और कुछ मांगती है। नर्स के जाने के बाद यंग जी नोटिस करती है कि जियांग हियन मिन के पास में बैठी है और रो रही है। वो उसके पास जाती है और इनडायरेक्टली कहती है कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है, अब ये मरीज की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। वो माफी मांगते हुए कहती है कि ये सिर्फ हियन मिन की ताकत नहीं है, बल्कि कोई और भी है जो उसे जिंदा रहने के लिए इच्छा शक्ति दे रहा है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जहां डॉक्टर एक चमत्कारी रिकवरी केस पर चर्चा कर रहे होते हैं।
वो कोई और नहीं हियन मिन था जिसे जियांग ने घावों को सिलकर उसे जिंदा रखा है। अगले सीन में हम सेन हे को उस रूम से डरते हुए देख रहे हैं जहां से रोशनी आ रही है। सेन हे एक कपड़ा उठाती है और उस लाइट वाले रूम में वापस जाती है। उसे हाई वन के साथ बिताए गए पल याद आते हैं जब उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा था कि वो हाई वन को फिर कभी नहीं देखना चाहती और चाहती थी कि वो चली जाए। उसे बस एक्सीडेंट का सीन याद आता है जहां हाई वन ने उसे सही समय पर पकड़कर उसकी लाइफ बचाई थी। वो कपड़ा उसके हाथ में है जो उसी हॉस्पिटल का है जहां वो अभी एडमिट है। सब याद आते ही सेन्हे टूट जाती है और रोने लगती है क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि हाई वन ने दूरी बनाई थी क्योंकि सेन्हे नहीं चाहती थी कि वो उसे देखे। इसी दौरान यंग जी अपने वर्क प्लेस पर लौट आती है और अंदर एंटर करती है जहां एक लड़का बास्केटबॉल के साथ बैठा हुआ दिखता है। वो लड़के से पूछती है, तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो? लड़का जवाब देता है, मैं किसी से मिलने आया हूं जो अंदर है। यंग जी बताती है कि वो अंदर नहीं जा सकता अगर वो पेशेंट के परिवार का सदस्य नहीं है। लड़का जोर देकर कहता है कि वो किसी दोस्त से मिलने आया है और बास्केटबॉल दिखाते हुए बताता है उसे कुछ वापस करना है। वो बताता है कि किसी ने उसे ये बॉल एक्सीडेंट के दिन दी थी। यंग जी पूछती है कि ये बॉल किसकी है, लेकिन लड़का उस लड़के का नाम नहीं जानता। यंग जी जान जाती है कि ये बॉल किसकी हो सकती है और वो उसे वादा करती है कि वो इसे लौटा देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग उसी रास्ते पर चल रही है सूटकेस के साथ जब उसे ड्राइवर दिखाई देता है। वे दोनों अपनी अपनी दिशा में अलग अलग जाते हैं। इस बीच डिटेक्टिव भी दिखता है जो एक अलग दिशा में जा रहा होता है। ये सभी लोग उसी सड़कों पर भटकते हुए दिखाई देते हैं। डिटेक्टिव अपना लाइटर जलाता है जो एक लंबे समय से खराब था, लेकिन आज वो चमत्कारी रूप से जल जाता है। वो हैरान होकर अपनी शैडो देखता है और देखता है कि उसके सिर का आधा हिस्सा गायब है। बाद में डिटेक्टिव लाइट शॉप में एंटर करता है और एक कॉफी मांगता है। कॉफी पीते हुए वो बताता है कि वो कुछ भी स्वाद नहीं महसूस कर पा रहा है। उसे ये अजीब लगता है। डिटेक्टिव कहता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और ये उसकी बॉडी से जुड़ा हुआ है। वन यंग उससे पूछता है कि उसे ये एहसास कब हुआ। डिटेक्टिव अपना लाइटर काउंटर पर रखता है और बताता है कि ये लाइटर उसकी पत्नी ने उसे हाउस वार्मिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था। वो कहता है कि उसे हमेशा से कुछ गलत महसूस हो रहा था। वन यंग उसे बताता है कि उसे खुद ही सब कुछ समझना होगा क्योंकि कोई और ये नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है। वो समझाता है कि लाइट शॉप में कई तरह के लोग आते हैं। डिटेक्टिव अपनी शंका जताता है, क्या ये एक्चुअल में सिर्फ एक लाइट शॉप है, और पूछता है, ये जगह असल में कहाँ है? ये जगह बहुत अजीब फील होती है क्योंकि यहां रात कभी खत्म नहीं होती। वो सवाल करता है कि क्या ये जगह अजीब है या फिर वो खुद अजीब है। वन यंग इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं भी यही सवाल करता था। फिर धीरे धीरे वो अपने सनग्लासेस हटाता है और हमें ये दिखाता है कि उसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी हो गई है। एपिसोड यहां खत्म हो जाता है। लाइट शॉप का एपिसोड शुरू होता है। डिटेक्टिव वन यंग से बात करते हुए कहता है कि यह जगह अजीब लग रही है और वो जानना चाहता है कि वो दोनों कहाँ है। वन यंग जवाब देता है कि पहले वो भी यही सवाल पूछा करता था। वो अपना चश्मा उतारता है जिससे उसकी बिल्ली जैसी आंखें दिखने लगती है। जब वो वन यंग को देखता है, डिटेक्टिव की आंखें भी बदल जाती है। वन यंग चश्मा वापस लगाता है और एक पुरानी घटना बताना शुरू करता है। फ्लैशबैक में एक ढही हुई बिल्डिंग दिखती है जहां चारों ओर मलबा बिखरा है। वन यंग मलबे के बीच से रेंगता हुआ अपनी बेटी वायु की ओर जाता है जो अनकॉन्शियस है। वो उसे आश्वासन देता है कि वे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वायु कहती है कि वो नहीं निकल पाएगी, उसका पैर एक चट्टान के नीचे फंसा है। डरी हुई वायु को वन यंग शांत करने की कोशिश करता है। वो चट्टान हटाने की कोशिश करता है लेकिन हटा नहीं पाता। वायु को पास में कुछ कैंडी मिलती है। वो एक कैंडी खोलकर अपने पिता को खिलाती है और कहती है, जागे रहो। वो खुद भी एक कैंडी खाती है। वन यंग उसे नाम लेकर बुलाता है वायु और वादा करता है कि वो उसके लिए वापस आएगा। वो उसे इंतजार करने को कहता है और मदद लेने बाहर रेंगता है। वन यंग तब एक अंधेरी गली में पहुंचता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक उसे दूर लाइट शॉप की रोशनी दिखती है और वो अंदर चला जाता है। वो एक चश्मा पहने हुए लेडी को देखता है जो पूछती है कि वो वहां क्यों आया है। परेशान होकर वो उसे अपनी बेटी के फंसे होने के बारे में बताता है
और मदद के लिए गिड़गिड़ाता है। लेडी ठंडे स्वर में जवाब देती है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वन यंग जोर देता है। वो कहती है कि इसे उसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे वन यंग को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वन यंग एक लाइट उठाता है और उसे तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तब वो लेडी मुड़ती है, अपना चश्मा उतारती है और उसे तुरंत रोक देती है। सारी लाइटें बंद हो जाती है और वन यंग जम जाता है क्योंकि उसकी नजर धुंधली हो जाती है। लेडी धीरे से उसके हाथ से लाइट ले लेती है और उसे वापस टेबल पर रख देती है और अपना चश्मा पहन लेती है। वो उसे बताती है कि उसकी बेटी की लाइट भी शॉप में है। वन यंग धीरे धीरे सच्चाई समझने लगता है। लेडी पूछती है कि उसे यह सब कैसे पता चला। सीन बदलकर उस ढही हुई बिल्डिंग पर वापस आता है, जहां उसकी बेटी उसे कैंडी खिला रही थी, खुद भी कुछ खा रही थी और अपने पिता से कह रही थी कि वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तब पता चलता है कि वन यंग की मौत लाइट शॉप में ही हो चुकी थी। वन यंग को एहसास होता है कि वो मर चुका है और उसकी बेटी अभी भी फंसी हुई है और डरी हुई है। दुख से भरकर वो टूट जाता है। कुछ देर रोने के बाद थककर वो लेडी से पूछता है कि वो अभी भी यहाँ क्यों है। वो समझाती है कि उसने अपनी मौत स्वीकार नहीं की है और उसे इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। वन यंग अपनी बेटी की लाइट के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन लेडी कहती है कि उसकी बेटी को अपनी मर्जी से आना होगा और वो उसे लाइट नहीं दे सकती। दृढ़ निश्चय वन यंग जोर देकर कहता है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगा। लेडी पूछती है कि क्या वो सच में हर चीज के लिए तैयार है, चाहे उसे कितना भी समय क्यों न लगे। वो तब उसके सामने एक ऑफर रखती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वन यंग ने ऑफर स्वीकार कर लिया था। उसने लाइट शॉप में उस लेडी की जगह ले ली थी और तब से इंतजार कर रहा है। डिटेक्टिव अभी भी पूछ रहा है कि वन यंग ने क्या सौदा किया था और यह जगह वास्तव में क्या है। वन यंग समझाता है कि यह वो जगह है जहां हर कोई अंततः आगे बढ़ जाता है। हालांकि डिटेक्टिव अभी भी उलझन में है और कहता है कि वो दुर्घटना के बाद से सोच रहा है और समझ नहीं पा रहा है कि वो जिंदा है या मर चुका है। वन यंग उसे बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, जिससे डिटेक्टिव हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भूत बन गया है। डिटेक्टिव एक लाइट देखता है जिससे उसकी आंखें अजीब तरीके से बदल जाती है। वो अपने लाइटर के रिफ्लेक्शन में अपनी आंखें देखता है और वन यंग को बताता है कि उसने पहले एक भूत देखा है। वो पूछता है कि वो भूत जैसा क्यों नहीं दिखता। वन यंग समझाता है कि इस दुनिया में जिंदा लोग अजीब दिखते हैं, भूत नहीं। डिटेक्टिव पूछता है कि अगर वो अभी भी जिंदा है तो वो यहाँ क्यों है। वन यंग उसे बताता है कि यह जगह उन लोगों के लिए है जो दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट्स के कारण लाइफ और डेथ के बीच फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपनी मौत स्वीकार नहीं की है। वन यंग अंत तक खुलासा करता है कि वे मृत्यु के बाद की दुनिया में है। अगले सीन में एक आदमी ठंड से कांप रहा है और बार बार एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन रहा है। चिढ़कर वो बाहर भागता है और भौंकने की आवाज का पीछा करता है। आखिरकार वो कुत्ते को देखता है और उसका पीछा करता है। इसी बीच एक हॉस्पिटल में हेड नर्स स्टाफ को एक नई नर्स बॉन्ग का इंट्रोडक्शन करा रही है। नई नर्स एक्साइटेड लगती है, जबकि बाकी थके हुए दिखते हैं। हेड नर्स यंग जी को नई नर्स को ट्रेन करने के लिए अपॉइंट करती है। यंग जी तब उसे हॉस्पिटल का रूटीन समझाने के लिए ले जाती है, जिसमें उनके पास कितने आईसीयू पेशेंट हैं और उनके एडमिट होने के कारण शामिल है। वो एक सीरियस एक्सीडेंट का जिक्र करती है जिसमें कई गंभीर रूप से घायल पेशेंट्स को हॉस्पिटल लाया था। नई नर्स को याद आता है कि उसने टीवी पर एक्सीडेंट के बारे में सुना था। यंग जी उसे हर पेशेंट के पास ले जाती है और उनकी हालत समझाती है। उन्हें एक ऐसा पेशेंट मिलता है जो उसी दिन एक अलग घटना के कारण एडमिट हुआ था, लेकिन बस एक्सीडेंट का शिकार नहीं था। हम एक सर्च टीम को देखते हैं जो इस आदमी का नाम पुकार रही है क्योंकि वे पहाड़ों में उसकी तलाश कर रहे हैं। वो आदमी फिसलकर गिर गया था, जिससे उसके शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम हो गया था। भारी बारिश ने सिचुएशन को और खराब कर दिया था। टीम को एक सर्च डॉग मैक्स भी मिलता है। आखिरकार वो टीम उस आदमी का शव ढूंढ लेती है जिसे मैक्स ने ढक रखा था और बचा लिया था। मौत के बाद की दुनिया में आदमी आखिरकार कुत्ते तक पहुंच जाता है। जब वो कुत्ते को देखता है तो उसे याद आता है कि मैक्स ने उसे कैसे बचाया था और वो दुखी होकर रोते हुए उसे माफी मांगता है। कुत्ता उसके पास आता है और उसे सांत्वना देता है। हॉस्पिटल में नई नर्स पूछती है कि कुत्ते का क्या हुआ। यंग जी समझाती है कि मैक्स बच नहीं पाया। मृत्यु के बाद की दुनिया में कुत्ता आदमी को इशारा करता है कि वो उसका पीछा करे और वो आदमी ऐसा ही करता है।
वो कुत्ता खुद मरकर उस आदमी को बचा लेता है। प्रेजेंट में हम हान्यू के पिता को उसकी मां के अंतिम संस्कार में देखते हैं। वो हॉस्पिटल में हान्यू की हालत के बारे में पूछने के लिए फोन करता है और नर्स उसे सूचित करती है कि वो अभी तक होश में नहीं आई है। वे उसे कहते हैं जब हान्यू ठीक हो जाएगी तब वो उसे बुला लेंगे। यंग जी नई नर्स को हान्यू को देखने के लिए ले जाती है, जो बिना किसी चोट के दिखती है। नई नर्स पूछती है कि अगर कोई दिखने वाली चोट नहीं है तो वो आईसीयू में क्यों है। यंग जी समझाती है कि हान्यू को एक्सीडेंट से इंटरनल चोटें आई है। वो उस दिन अपनी मां के साथ थी जिसने उसकी रक्षा की लेकिन खुद नहीं बच पाई। यंग जी हान्यू को देखती है और कहती है कि वो गहरी नींद में लगती है और जब हान्यू जागेगी तो उसे अपनी मां नहीं मिलेगी। हम हान्यू को अपने कमरे में अकेले बैठकर रोते हुए देखते हैं। उसकी मां एक टूटे हुए लाइट बल्ब को देख रही है। टूटे हुए बल्ब से हम ये जान जाते हैं कि अब हान्यू की मां मर चुकी है। वो हान्यू के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन हान्यू दरवाजा नहीं खोलती। हान्यू का लॉकेट पकड़े हुए उसकी मां चुपचाप चली जाती है, यह जानते हुए कि उसके पास अंतिम संस्कार तक सिर्फ एक दिन बचा है। अगला सीन डॉक्टरों को हान्यू की मां की बॉडी को उसके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए ले जाते हुए दिखाता है, जो अगले दिन होना है। उसका परिवार सेरेमनी के लिए विदेश से लौटा है। इसी बीच मृत्यु के बाद की दुनिया में हम हाइवान को सेनहे के पास जाते हुए और उसके बगल में लेटते हुए देखते हैं। वो सेनहे से कहती है कि उसे बिस्तर से उठना चाहिए क्योंकि घर बहुत अंधेरा है। वो उसे सलाह देती है कि वो रोशनी वापस लाए। सेनहे जवाब देती है कि वो लॉक का कोड नहीं जानती और उसने गेट तोड़ दिया था लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पाई। हाइवान समझाती है कि यह सच नहीं हो सकता क्योंकि लॉक पैनल बाहर की तरफ है, जिसका मतलब है कि वो चाहे तो कभी भी बाहर जा सकती है। गेट हमेशा उसके लिए खुला है। वो सेनहे से कहती है कि वो गली के अंत में स्थित लाइट शॉप पर जाए और अपनी रोशनी ढूंढे। यह सुनकर सेनहे रोने लगती है। तब हम उस अजीब आदमी को मुर्दाघर के एंट्रेंस गेट पर खड़े हुए देखते हैं। हॉस्पिटल में वापस यंग जी नई नर्स को बताती है कि यह पेशेंट सबसे लंबे समय से यहाँ है। वे दोनों बेड सोर से बचने के लिए पेशेंट की पोजीशन बदलते हैं। ऐसा करते समय नई नर्स पेशेंट के कान से निकलते हुए एक ईयरफोन को देखती है। यंग जी तुरंत उसे वापस लगा देती है और समझाती है कि उसने पेशेंट को उनकी रोशनी ढूंढने के लिए एनकरेज करने के लिए म्यूजिक बजाया था। नई नर्स सोचती है कि क्या पेशेंट सच में म्यूजिक सुन सकता है। उसी पल हम उस आदमी को म्यूजिक सुनते हुए देखते हैं। तब हम जी यंग को गली में और उसकी बास्केटबॉल को भी वहां देखते हैं, जबकि वही बास्केटबॉल हॉस्पिटल में उसके बेड के नीचे पड़ी है। नई नर्स पूछती है कि बास्केटबॉल वहां कब से है। यंग जी जवाब देती है कि यह उसका पसंदीदा खेल था इसलिए उसने इसे वहां रखा था। हेड नर्स आती है और उन्हें एक ऐसे पेशेंट के बारे में इन्फॉर्म करती है जिसने जीने की इच्छा खो दी है। वे उसे अंतिम विदा देने जाते हैं। नई नर्स उसकी ओर ध्यान से देखती है। यंग जी वापस आती है और उसे बताती है कि यह उनके काम का सबसे कठिन हिस्सा है और उसे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। नई नर्स तब दूसरे मरीजों को देखती है और यंग जी से पूछती है कि क्या यह नॉर्मल है या सभी कोमा में है। यंग जी समझाती है कि यह एक रेयर इंसिडेंट है। उनकी स्थिति एक एक्सीडेंट के कारण है जिसने उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच फंसा दिया है। नर्स पूछती है कि अगर पेशेंट जीवन में वापस नहीं आते हैं तो क्या होगा, क्या वे जिंदा रहेंगे। यंग जी उसे आगे कहने से रोकती है और समझाती है कि वे या तो जिंदा वापस आएंगे या हमेशा के लिए इसी स्थिति में रहेंगे और उन्हें मृत्यु का जिक्र नहीं करना चाहिए। तब हम उस डॉक्टर और उसके सहायक को देखते हैं जब डॉक्टर ड्राइवर का नाम लिख रहा था। हालांकि सहायक को उसके लिए कोई पछतावा नहीं है। डॉक्टर कहता है कि शायद बस को रिपेयर की जरूरत थी। वे ड्राइवर को अंतिम विदा देते हैं और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। मृत्यु के बाद की दुनिया में बास्केटबॉल ड्राइवर की ओर लुढ़कती है। वो उसका पीछा करता है। बॉल जी यंग के पास रुकती है और ड्राइवर उसके पास आता है, यह कहते हुए कि वो कब से उसे ढूंढ रहा है और आखिरकार बास्केटबॉल के जरिए उस तक पहुंच गया है। हालांकि जी यंग को कुछ भी याद नहीं है। ड्राइवर जी यंग से उसके साथ चलने को कहता है, यह कहते हुए कि वो रास्ते में सब कुछ समझा देगा। जी यंग सोचता है वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा है, लेकिन हमेशा उसी जगह पर वापस आ जाता है। ड्राइवर उसे बाहर निकालने में मदद करने की बात करता है
और उसे अपनी पीठ पर चढ़ने को कहता है ताकि वो उसे बाहर ले जा सके। अगले सीन में हम ड्राइवर को जी यंग को अपनी पीठ पर ले जाते हुए देखते हैं, यह बताते हुए कि वो हमेशा इस गली से गुजरता है, लेकिन हैरान है कि उसने जी यंग को पहले कभी नहीं देखा। जी यंग समझाता है कि गली का वास्तव में कोई अंत नहीं है। ड्राइवर मानता है कि यह काफी डरावना है। जी यंग बताता है कि वो वहां अकेला नहीं है। उसने एक लेडी को देखा था जो मदद के लिए चिल्लाती रहती थी और बचकर भागने की कोशिश करती थी। ड्राइवर जी यंग को आगे ले जाता है। लाइट शॉप में डिटेक्टिव वन यंग से पूछता है कि उसने यह सब पहले क्यों नहीं बताया। वन यंग समझाता है कि अगर उसे इस जगह के बारे में पता चल जाता तो वो जीवन में वापस जाने के बाद भी इसे भूल नहीं पाता। जो लोग वापस जाना चाहते हैं उन्हें इस जगह की सारी यादें मिटा देनी चाहिए, नहीं तो वे टाइम और प्लेस के बारे में कंफ्यूज हो जाएंगे। वन यंग कहता है कि वो दोनों दुनिया के बीच की सीमा का रक्षक है। डिटेक्टिव कहता है कि वो अब स्कूटर की आवाज नहीं सुन सकता। जब पूछा गया कि वो उस आदमी का पीछा क्यों कर रहा था, तो डिटेक्टिव खुलासा करता है कि उसने सोचा था कि वो आदमी एक हत्यारा था। वो मानता है कि स्कूटर का पीछा करने से वो लाइट शॉप तक पहुंच गया। वन यंग उसे बताता है कि शायद वो आदमी संगुन उसे वहां लाना चाहता था। डिटेक्टिव पूछता है कि वो कैसे वापस जा सकता है, और वन यंग जवाब देता है कि वो एक ग्राहक है जिसे अपनी रोशनी खुद ढूंढनी होगी। तभी डिटेक्टिव अपना लाइटर जलाता है और वन यंग उसे कहता है कि वो संगुन से फिर मिलेगा। अचानक डिटेक्टिव हॉस्पिटल में होश में आ जाता है और नर्सें उसकी देखभाल के लिए दौड़ पड़ती है। इसका मतलब था कि डिटेक्टिव को लाइटर में उसकी रोशनी मिल गई थी। मृत्यु के बाद की दुनिया में हम मैक्स को लाइट शॉप में एंटर करते हुए देखते हैं। उसके पीछे वो आदमी है। जब वन यंग कुछ कहने ही वाला होता है तो कुत्ता मैक्स भौंकता है और उसे बोलने से रोकता है। आदमी एक रोशनी देखता है और उसे छूता है। इसी बीच ड्राइवर अब थककर जी यंग से कहता है कि उसे अपनी रोशनी ढूंढने के लिए अकेले लाइट शॉप जाना होगा। जी यंग हिचकिचाता है, कहता है कि उसने कभी वहां जाने के बारे में नहीं सोचा था और वो डरा हुआ है। ड्राइवर उसे समझाता है कि उसकी रोशनी ढूंढना ही अंधेरी गली से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है। जी यंग लाइट शॉप की ओर बढ़ता है। ड्राइवर आंसू भरी आंखों से पीछे से माफी मांगता है। वो जी यंग के जाते ही फूट फूट कर रोने लगता है। ड्राइवर को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो उस एक्सीडेंट के कारण बहुत दुखी है, क्योंकि उसके कारण इतने लोगों की जान चली गई और वो बाकी बचे हुए लोगों की मदद करना चाहता है। जी यंग लाइट शॉप में पहुंचता है और वन यंग उसका स्वागत करता है और बोलता है हेलो अगेन। वो बताता है कि उसने जी यंग को पहले लाइट शॉप के बाहर देखा था और पूछता है कि क्या वो कुछ ढूंढ रहा है। जी यंग चारों ओर देखता है और कहता है मुझे एक रोशनी चाहिए। वन यंग रोशनी की ओर इशारा करता है और जी यंग भी उसी दिशा में देखता है, फिर रोशनी को छूने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो छूता है, वन यंग कहता है कि वो आशा करता है कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। लास्ट एपिसोड 8 की शुरुआत 5 साल पहले के एक सीन से होती है, जहां यंग जी हॉस्पिटल में खिड़की से बाहर देख रही होती है। एक नर्स उसके पास आती है और बताती है कि सुबह हो गई है। यंग जी पूछती है क्या वो हॉस्पिटल में है, और नर्स कंफर्म करती है कि वो पिछले 1 महीने से आईसीयू में है। हालांकि यंग जी को लगता है कि उसे वहां और भी ज्यादा समय हो गया है। नर्स समझाती है कि सपनों की तरह ये समय कंफ्यूजिंग लग सकता है। यंग जी को यह जगह अजीब लगती है और उसे लगता है कि यहाँ समय अलग तरह से चलता है। नर्स बताती है कि इसे आईसीयू डिलीरियम कहते हैं, जो कोमा वाले मरीजों के साथ कॉमन है, और उसे खुद का ख्याल रखने की सलाह देती है ताकि वो ठीक हो सके। यंग जी बताती है कि उसने एक खूबसूरत रोशनी देखी थी, लेकिन मेन नर्स उसका मतलब नहीं समझती। नर्स उसे क्रिसमस विश करती है और यंग जी कहती है कि वो स्कूल बदलने का सोच रही है। वो नर्स को उसके ईयरफोन लौटाती है, लेकिन नर्स उन्हें क्रिसमस गिफ्ट के रूप में वापस देती है। यंग जी कहती है कि वो भी कभी उसके जैसी नर्स बनना चाहती है। प्रेजेंट में सभी नर्सें काम कर रही होती है जब मॉनिटर से अलार्म बजता है और वे पेशेंट की ओर दौड़ती है। पेशेंट होश में आता है और यंग जी राहत महसूस करती है जब वो देखती है
कि पेशेंट ने अपना हाथ हिलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। इसी बीच एक आदमी एक ब्रिज पार करते समय अचानक अपनी कार रोकता है क्योंकि उसने कुछ अजीब देखा होता है। वो चेक करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और सोचता है कि शायद यह उसका वोम था। हम जियांग को हियन मिन के जख्म सिलते हुए देखते हैं। वो खड़ा होता है और ब्रिज की ओर देखता है। उधर डॉक्टर फ्रीजर खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन खोल नहीं पाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि उन्हें एक दिन और इंतजार करना चाहिए। वही हम फिर से जियांग को देखते हैं। वो बेचैन लग रही है और बेंच पर बैठी है। जैसे ही वो सड़क पर चलती है, एक बस आती है। ड्राइवर उसे देखकर बस रोक देता है। वो बस से बाहर निकलकर चेक करता है, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं पाता। उसे नहीं पता होता कि जियांग उसके सामने ही खड़ी है। जियांग बस में चढ़ जाती है। हियन मिन उसे देखता है। जी यंग उससे पूछती है क्या वो अभी भी उसे नहीं पहचान पा रहा, और वो रोने लगती है। पूछती है कि क्या उसने कभी उससे सच्चा प्यार किया था। बस के पैसेंजर उतरने लगते हैं। जियांग उसे बताती है कि केवल वही उसे देख सकता है। हैरान होकर हियन मिन अन्य पैसेंजर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता। जियांग कहती है कि वो इस हालत में फंसा हुआ है और उसकी शर्ट फाड़ देती है, जिससे सिलाई के निशान दिखते हैं और हियन मिन डर जाता है। वो रोते हुए चिल्लाती है कि हियन मिन प्लीज जाग जाओ। नेक्स्ट सीन में घर पर हियन मिन रोते हुए जियांग के हाथों को देखते हुए याद करता है कि वो उसे कैसे भूल सकता है। उधर डॉक्टर फिर से फ्रीजर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता नहीं। वो कहता है कि अब और इंतजार नहीं कर सकते। हियन मिन रोते हुए जियांग से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जियांग उससे एक फेवर मांगती है कि उसे लाइट शॉप जाना है और वहां से एक खास लाइट लेनी है जो तब चमकती है जब वो उसके पास होता है। वो कहती है कि उसे अपनी इच्छा शक्ति को यूज करना होगा। फिर सीन बस ड्राइवर पर शिफ्ट होता है, जो सेनहे के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन घुस नहीं पाता। तभी एक खिड़की खुलती है और हाईवान नजर आती है। ड्राइवर माफी मांगता है और बताता है कि उस रात ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अब उसे दुख है। उसे पता होता कि ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है तो वो कभी ऐसा नहीं करता। हाईवान कहती है कि उसके कारण इतने लोगों की जाने गई, लेकिन वो ये जानकर राहत महसूस करती है कि उसे सच में पछतावा है। वो कहती है कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है, किसी की मर्जी नहीं चलती। तुम खुद को दोष न दो। वो पूछती है कि अब वो कहाँ जाएगा। ड्राइवर कहता है उसे नहीं पता, लेकिन वो जिंदा लोगों को लाइट शॉप ले जाना चाहता है। सीन है जो अपार्टमेंट में है, उनकी बातचीत सुन लेती है। हाईवान ड्राइवर को हान्यू के अपार्टमेंट जाने को कहती है। जब ड्राइवर वहां से जा रहा होता है, वो हान्यू की मां से टकराता है। ड्राइवर माफी मांगकर कहता है कि वो उसे लाइट शॉप ले जाने आया है। हान्यू की मां डर के मारे कांपती है, क्योंकि वो जानती है कि वो मर चुकी है। ड्राइवर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। हान्यू की मां अपने अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है और चली जाती है। फिर हम हान्यू को अपने कमरे से बाहर आते हुए देखते हैं। वो अपनी मां को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाती। वो टूटे बल्ब के कांच के टुकड़े उठाने लगती है। दूसरी ओर हान्यू की मां लाइट शॉप पहुंचती है और वन यंग को हान्यू का लॉकेट देती है। वन यंग समझ जाता है कि हान्यू की मां मर चुकी है और हान्यू अभी जिंदा है। हान्यू की मां रोती है और हान्यू के लिए लाइट की मांग करती है। वन यंग कहता है कि हान्यू को खुद आना होगा। हान्यू की मां वान यंग को बिना चश्मे के देखकर शॉक हो जाती है। वो वांग यंग को याद दिलाने के लिए कैंडी रैपर दिखाती है, जिसे उसने बचाकर रखा था। वो उसे कैंडी खिलाती है, जिससे वांग यंग को सब याद आ जाता है और वो रोने लगता है और उसे गले लगाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाता है कि कोई हान्यू की मां की लाइट लाता है और उसे छूने देकर वो जीवन में वापस आ जाती है। प्रेजेंट में हान्यू अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। लिफ्ट में वो एक लेडी को देखती है। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर जाती है, वो सीढ़ियों के पास उसी ड्राइवर को पड़ा हुआ देखती है। उसे अजनबी समझकर वो दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर उसे रोकता है और कहता है कि वो उसे खोज रहा था और उसकी मां से भी मिला है। ड्राइवर समझाता है कि उसकी मां बोल नहीं सकती और वो सब कुछ समझाने आया है। हान्यू कंफ्यूज होकर कुछ भी समझने से इनकार करती है। ड्राइवर याद दिलाता है कि वे पहले मिल चुके हैं और पूछता है क्या वो सच में उसे याद नहीं। अचानक ड्राइवर बीमार लगने लगता है
और हान्यू पूछती है क्या वो ठीक है। तभी लिफ्ट की लेडी वापस आती है। हान्यू उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो चली जाती है। ड्राइवर कहता है कि वो लेडी उन्हें देख नहीं सकती, लेकिन हान्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है तुम अभी तक जो हो रहा था वो याद करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। हान्यू को याद आने लगता है कि जब क्लास में अटेंडेंस ली जा रही थी तो टीचर ने उसका नाम स्किप कर दिया था और उसके दोस्त उसे इग्नोर कर रहे थे। वो याद करती है कि उसकी नाक से खून बह रहा था और सड़क पर जब वो किसी को हेलो कर रही थी तो कोई जवाब नहीं देता था। घबरा कर वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। ड्राइवर गिल्टी फील करता है और एक्सेप्ट करता है कि यह सब उसकी गलती है। वो कहता है कि वो उसे लाइट शॉप नहीं ले जा सकता, लेकिन हान्यू खुद लाइट शॉप का जिक्र करती है। ड्राइवर कंफर्म करता है कि उसकी माँ उसे वहां ले जाना चाहती है ताकि वो वापस असली जिंदगी में जा सके। उसके बाद में हान्यू अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी होती है। उसकी माँ जो लाइट लेकर आती है और उसे लाइट को छूने के लिए कहती है, लेकिन हान्यू मना कर देती है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। वो रोने लगती है पर उसकी माँ जोर देकर कहती है कि उसने लाइट को छुआ होगा। फिर वो हान्यू को अपना लॉकेट देती है और धीरे से बताती है कि उसके पापा उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर प्यार से उसे गले लगाती है। आखिरकार वो हान्यू को लाइट को छूने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे वो फिर से जीवन में लौट आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेनहे और हाईवान निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सेनहे हाईवान को अलविदा कहती है। जब सेनहे चली जाती है तो हाईवान बहुत दुखी हो जाती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती। बाहर निकलते ही सेनहे भी अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है। बाद में सेनहे लाइट शॉप जाती है, वहां घूमती है और एक लाइट को छूती है। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में वो धीरे धीरे होश में आने लगती है, लेकिन फिर अचानक सेनहे वापस घर आती है और कहती है कि वो वापस आ गई है। इस बीच हॉस्पिटल में पता चलता है कि सेनहे मर चुकी है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो लाइट शॉप में अपनी लाइट थामे हुए थी जहां वांग यंग था। सेन ने पूछा था कि अगर उसने लाइट तोड़ दी तो क्या होगा, क्या वो इस दुनिया में ही रह सकती है। वांग यंग ने समझाया कि उसे अपनी जिंदा लोगों की दुनिया में जाने के लिए वो लाइट चाहिए होगी। फिर सेन ने कहती है कि वो बस एक ऐसी दुनिया चाहती है जहां वो हाईवान के साथ रह सके और लाइट को गिरा कर फोड़ देती है। हॉस्पिटल में सेनहे की डेड बॉडी को ले जाया जाता है। एक नर्स सोचती है कि वो होश में आते आते अचानक मर कैसे गई। फिर यंगजी बताती है कि ऐसे हालात तब होते हैं जब कोई अपनी लाइट देख लेता है लेकिन फिर भी वापस ना आने का फैसला करता है। फिर हम देखते हैं हियन मिन और जियांग लाइट शॉप के पास आते हैं। जियांग हियन मिन से कहती है कि वो वैसा करे जैसा उसने कहा है। हियन मिन रो पड़ता है, जिससे जियांग कहती है कि वो उसका हमेशा साथ देगी। हियन मिन उसे कसकर गले लगाता है। जियांग कहती है कि उसे अपनी लाइट ढूंढनी है चाहे कुछ भी हो। हियन मिन लाइट शॉप में अंदर जाता है। वांग यंग उसे रोकता है, बार बार कहता है कि वो लाइट को न छुए, लेकिन हियन मिन कोशिश करता रहता है। वांग यंग समझ जाता है कि यह हियन मिन की अपनी इच्छा नहीं है। अचानक हियन मिन अपनी लाइट देखता है और दुकान के बाहर एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ये देखकर जियांग उस तरफ भाग कर जाती है। दुकान के अंदर अब सिर्फ वांग यंग ही था और लाइट गायब हो जाती है। ये देखकर जियांग का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए चली जाती है। 3 महीने बाद हम यंग जी को हॉस्पिटल में नर्सों को ग्रीट करते हुए देखते हैं। फिर वो जियांग से मिलने जाती है, जो अब ठीक हो चुका है और डिस्चार्ज होने वाला है। वो अपने सामान पैक कर रहा होता है। जियांग पूछता है कि क्या यंग जी अब ठीक से सो पाती है। वो बताती है कि कभी कभी उसे सपने आते हैं, लेकिन जब वो जागती है तो राहत महसूस करती है कि सब ठीक है। यंग जी उसे क्रिसमस का तोहफे में जूते देती है। जियांग कहता है कि ये तो बच्चों के लिए है। यंग जी हंसती है और कहती है कि ये उसके लिए है ताकि वो फिर से वो अंधेरे गलियों में खो न जाए। जैसे ही यंग जी जाने लगती है, जियांग कहता है कि वे फिर कब मिलेंगे। वो डरती है कि वो फिर से एक्सीडेंट होकर यहाँ न आए,
इसलिए कहती है कि वो ऐसा न कहे। वो मुस्कुराती है और उम्मीद जताती है कि वे फिर कभी न मिले। जियंग अचानक याद करता है कि उसने ये बातें पहले सुनी है। यंग जी समझाती है कि वांग यंग भले ही बाहर से कठोर लगे लेकिन दिल से दयालु है। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकलती है, तेज धूप में देखते हुए कहती है कि रोशनी कितनी सुंदर है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यंग जी ने ही ड्राइवर हान्यू और जियांग से कहा था कि उन्हें अपनी लाइट शॉप पर अपनी लाइटें ढूंढनी है। अगले सीन में हम उन लोगों को देखते हैं जो अब हमेशा के लिए आफ्टरलाइफ वाली दुनिया में रह गए हैं। वो ड्राइवर अब उसी दुनिया में बस चला रहा है। फिर हम सेन और हायान को शांति से एक साथ रहते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हान्यू को देखते हैं। उसके पिता कहते हैं कि वे स्कूल पहुंच चुके हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और आज स्कूल जाना चाहती है या नहीं। हान्यू जवाब देती है कि हाँ, चीजें इतनी बुरी नहीं है। वो कहती है कि वो अपने दोस्तों से मिलना चाहती है। पिता सहमत होते हैं और कहते हैं कि वे बाद में उसे लेने आएंगे, पर हान्यू कहती है कि वो ठीक है और बस से घर जाएगी क्योंकि दूरी ज्यादा नहीं है। पिता फिर भी कहते हैं कि वे इंतजार करेंगे और उसे लेने आएंगे। हान्यू फिर क्लास में जाती है। टीचर स्टूडेंट्स को हान्यू की देर से आने के बारे में बताते हुए पूछते हैं कि कौन उसके साथ ग्रुप प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है। सभी हाथ उठाते हैं और कहते हैं। तभी हान्यू पूछती है कि क्या वो नर्स के ऑफिस जा सकती है। टीचर चिंतित होकर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और जाने की परमिशन दे देती है। हान्यू क्लास छोड़कर बाहर आ जाती है, लेकिन नर्स के ऑफिस नहीं जाती। हम देखते हैं कि एक लड़की पीछे से उसे देख रही है। हान्यू बाहर आकर पानी को छूती है और सोचती है कि यह जगह असली है। वो खुद से कहती है कि उसने अपनी डिलीरियम का इलाज नहीं कराया क्योंकि वो अपनी माँ को याद रखना चाहती थी। वो खुश है कि उसकी माँ अभी भी है। हम देखते हैं कि लाइट शॉप इतने अंधेरे में रोशन अकेली जगह है और कुछ दूरी पर उसके जैसे और दुकानें फैली हुई है। नेक्स्ट सीन में हान्यू क्लास में जाने वाली होती है, तभी एक लड़की उसके सामने आती है। हान्यू पूछती है कि वो ऐसे कपड़े क्यों पहनी है और उसे कहती है कि वो बीमार पड़ सकती है। लड़की हान्यू को थैंक यू बोलती है कि उसने उससे बात की। वो पूछती है कि क्या हान्यू को याद है जब वो पहले उससे मिली थी। फ्लैशबैक में फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखता है जहां हान्यू ने लड़की को हाथ हिलाया था, जिससे वो लड़की खुश होती है क्योंकि फाइनली कोई उसे देख पा रहा था। लड़की याद दिलाती है कि वो हान्यू से वॉशरूम में बात करती थी और उसके कोई दोस्त नहीं थे। हान्यू के जाने के बाद वो फिर अकेलापन महसूस करने लगी, इसलिए वो उसकी दोस्त बनने के लिए पीछे पीछे आ गई। लड़की फिर कहती है कि उसके पास भी एक सीक्रेट है। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव उसी चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठा है। वो किसी को आवाज देता है और कहता है कि इस एरिया में एक भूत है और वो जानता है कि वो भूत तुम ही हो, बाहर आ जाओ। तभी अचानक सांगहुन वहां आ जाता है और कहता है कि उसे सामने आना पड़ा क्योंकि तुमने कहा था कि फिर मिलेंगे। डिटेक्टिव कॉफी मांगता है। वे बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान डिटेक्टिव बताता है कि मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सांगहुन डिटेक्टिव की जान बचाता है। डिटेक्टिव बताता है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद ही उसे पता चला कि सांगहुन ने उसकी जान बचाई थी। सांगहुन कहता है कि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। डिटेक्टिव माफी मांगता है और धन्यवाद कहता है। डिटेक्टिव जिज्ञासा से पूछता है कि सांगहुन का असली काम क्या है। सांगहुन बताता है कि उसका काम उन लोगों को भेजना है जो अब इस दुनिया में नहीं होने चाहिए। फिर डिटेक्टिव पूछता है कि सांगहुन आग में मरी लेडी का पीछा क्यों कर रहा था। सांगहुन बताता है कि वो मर चुकी थी लेकिन यह नहीं समझ पा रही थी। डिटेक्टिव मानता है कि वो उसके काम में दखल दे रहा था। डिटेक्टिव बुरे आदमी के बारे में पूछता है। सांगहुन बताता है कि वो अकेले रहता था, चल फिर नहीं सकता था और भूखा था। सांगहुन ने उसे आखिरी खाना दिया। डिटेक्टिव कहता है कि अच्छे, कम से कम वो अकेला नहीं मरा।
फिर डिटेक्टिव पूछता है कि सांगहुन अब क्या कर रहा है। सांगहुन कहता है कि वो थोड़े समय के लिए ही यहाँ है और फिर वो यहाँ से चला जाएगा। वो डिटेक्टिव को बताता है कि उसकी आंखें खास है, जो ऐसी चीजें देख सकती है जो दूसरों को नहीं दिखती, जैसे उस दिन उसने उस आग में जली लड़की को देखा था। सभी लोग भूत नहीं देख सकते, लेकिन डिटेक्टिव उसे भी देख पा रहा था। सांगहुन डिटेक्टिव को बताता है कि वो जा रहा है और डिटेक्टिव को ऑफर देता है कि अब उसकी जगह खाली है। वो अपने खास चश्मा उसे देता है, कहता है कि अब ये उसके है। डिटेक्टिव उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और चश्मा पहनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चाइनीज रेस्टोरेंट खाली हो गया है और बाहर डिटेक्टिव सिगरेट पी रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग जी एक पार्किंग एरिया में पहुंचती है। कार से उतरते हुए वो जमीन पर कुछ गिरा हुआ देखती है और उठाती है। उसी समय एक आदमी आता है और कहता है कि यह उसका है। जब वो उसे लौटाती है तो वो उसे पहचान लेता है और कहता है, तुम वही नर्स हो। यंग जी कंफ्यूज हो जाती है और उसे पहचान नहीं पाती। वो आदमी कहता है कि वो उसे बहुत समय से ढूंढ रहा था और उसके पास आता है। गुस्से में वो उस पर इल्जाम लगता है कि उसने उस दिन उस पर ध्यान नहीं दिया जब वो बहुत तकलीफ में था। वो कहता है कि वहां एक तुम ही थी जो मुझे देख पा रही थी और तुमने मेरी मदद नहीं की। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो आदमी यंग जी के पास मदद के लिए आता है, लेकिन वो मदद नहीं करती। प्रेजेंट में वो आदमी गुस्से में यंग जी पर हमला करने लगता है। घबराई हुई यंग जी भागती है और लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो आदमी उस पर हमला करने वाला होता है, लिफ्ट खुलती है और डिटेक्टिव बाहर आता है। वो शांति से उस आदमी से कोऑपरेट करने को कहता है और फिर अपने चश्मे उतारता है, जिससे उसकी बिल्ली जैसी आंखें दिखाई देती है। अब हम हियन मिन को डॉक्टर के ऑफिस में बैठा देखते हैं। डॉक्टर उसकी हालत के बारे में बात करता है और सुझाव देता है कि उसे अपने आसपास सराउंडिंग को बदलने की जरूरत है। लेकिन हियन मिन अभी भी बहुत परेशान दिखता है। वो डॉक्टर से कहता है कि उसने ये बातें पहले भी कई बार सुनी है और वो सच्ची मदद चाहता है। वो अपनी निराशा व्यक्त करता है कि हर डॉक्टर वही बातें दोहराता है। वो अपनी मर चुकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है और बहुत दुखी हो जाता है। वो एक्सेप्ट करता है कि उसे उसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। हियन मिन चिड़चिड़ा हो जाता है और रोने लगता है। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वो अपने वातावरण को बदले ताकि भ्रम और चिंता कम हो सके। साथ ही वो सुझाव देता है कि वो अपने अतीत से जुड़ी चीजों को छोड़ दे और केवल जरूरी चीजें अपने पास रखे। हियन मिन ऑफिस से निकलता है और एक पुल की ओर जाता है। वो जियांग फोन निकालता है जो अब उसके पास था और पुराने भेजे गए मैसेज पढ़ता है। जियांग के खुदकुशी करने के पहले भेजे हुए मैसेज पढ़कर दर्द और निराशा से भरकर वो उस फोन पानी में फेंक देता है और टूटकर रोने लगता है। अब हम 3 महीने पहले की घटना को फ्लैशबैक में देखते हैं। वो डॉक्टर जियांग की डेड बॉडी को उसके फ्यूनरल के लिए रेडी कर रहा है। जियांग पूछती है, क्या अब सब खत्म हो गया है? डॉक्टर कहता है कि वो अब एक बेहतर दुनिया में जाने वाली है। जियांग कहती है कि वो पहले ही वहां जा चुकी है और बताती है कि वहां बाकी लोग अब भी एक दूसरे को याद रखते थे, लेकिन हियन मिन को वो याद नहीं थी। वो सोचती है कि वो क्यों अलग थी और क्या हियन मिन ने कभी उसे प्यार नहीं किया था। और ये कहते हुए जियांग की डेड बॉडी के भी आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर समझाता है कि जो वो महसूस कर रही है वो अटैचमेंट है और उसे इसे छोड़ देना चाहिए। जियांग निराश और दुखी फील करती है और कहती है कि वो हियन मिन को बहुत मिस करती है। डॉक्टर उसकी उंगलियों को अस्वाभाविक रूप से मुड़ा हुआ देखता है और डर जाता है। जियांग उम्मीद करती है कि हियन मिन उसे फिर से याद करेगा और उसके नाम से पुकारेगा। नेक्स्ट सीन में हम हियन मिन को घर लौटते देखते हैं। जैसे ही वो अपना गेट खोलता है, सारी लाइट्स बंद हो जाती है। वो हाथ हिलाकर सेंसर वाली लाइट्स ऑन करता है, जैसे वो कभी जियांग को हाथ हिलाया करता था। तभी अचानक सारी लाइट्स जल जाती है और हम देखते हैं कि जियांग उसके सामने ही खड़ी है और वो कहती है, आई विल फॉलो यू। एंड क्रेडिट सीन में हम डिटेक्टिव को पुलिस स्टेशन में देखते हैं।
वो एक लड़की को बैठे हुए देखता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। उसका सहयोगी बताता है कि कुछ दिन पहले एक हाई स्कूल में बिल्डिंग गिर गई थी, लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने केस दर्ज नहीं होने दिया। डिटेक्टिव पूछता है कि रिपोर्ट रोकने वाला कौन था और वो लड़की वहां क्यों है। ऑफिसर बताता है कि वो गवाही देने आई है क्योंकि वो उस हादसे की रात वहां मौजूद थी। डिटेक्टिव लड़की से पूछता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो कहती है मुझे कभी चोट नहीं लगती। बाद में हम डिटेक्टिव को एक अजीब सी बिल्डिंग की ओर जाते हुए देखते हैं। जैसे ही वो नजदीक आता है, एक आदमी वहां से गुजरता है। डिटेक्टिव उसे रोकता है और पूछता है कि क्या वो वहां रहता है, लेकिन वो आदमी मना करता है। डिटेक्टिव कहता है कि वो उस बिल्डिंग में नहीं जा सकता क्योंकि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। आदमी कहता है क्यों? इस बिल्डिंग में भूत रहते हैं क्या? डिटेक्टिव पूछता है कि तुमने भूतों के बारे में क्यों कहा? क्या तुमने कुछ देखा है? आदमी कहता है कि मरे हुए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय कैसे गुजरता है। डिटेक्टिव थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। तभी वो आदमी अपनी उंगली चटकाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। इस सीन से हमें समझ आ जाता है कि सीजन 2 भी आने वाला है। सीरीज की कुछ बातें डिस्कस करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन? कमेंट्स में बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।